इरोल एक छोटा लड़का जो एक फैंटेसी दुनिया में रहता है जहाँ सबको उनकी गॉडेस से एक ब्लेसिंग मिलता है क्लास के रूप में। एक क्लास डिसाइड करता है बड़ा होकर क्या बनेगा और ये उनको तब पता चलता है जब वो 10 साल का हो जाता है। आज का दिन एरल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आज 10 साल का हुआ है और उसे आज नया क्लास मिलने वाला है। उसकी पेरेंट्स और उसकी बहन बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। वो लोग सोच रहा है एरल को आज कौन सा कूल क्लास मिलेगा, लेकिन एरल इस सिस्टम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो सब जल्दी से चर्च की तरफ जाता है जहाँ एक पीस्ट अल्टर के पास खड़ा है और अंडर एज बच्चे को टीज कर रहा है जो हर दुनिया में एक यूनिवर्सल चीज है। उसके बाद वो हर बच्चे को उनका क्लास बताना शुरू करता है, जैसा कि कुछ ब्लैक स्मिथ बनता है और कुछ शेफ। इरोल की बहन उसको बताती है क्लास इस बात से भी इन्फ्लुएंस होता है कि तुम्हारा पेरेंट्स का क्लास क्या है, तो उसे शायद कुछ स्कूल ही मिलेगा। जब इरोल का नंबर आता है वो पीस्ट के पास चला जाता है, तभी सब लोग आपस में एक्साइटेडली फुसफुसाने लगता है कि इस लड़के को कौन सा लेजेंडरी क्लास मिलेगा, क्योंकि इसका माँ एक शॉर्ट सेंट है और उसका पिता एक आर्चमेज। पीस्ट खुद भी एक्साइटेड है, लेकिन जब वो एरिल का माथा दबाता है तो वो खुद कॉन्फ्यूज हो जाता है क्योंकि कुछ भी नहीं होता। वो आखिरी में तरस भरी नजर से एरिल को देखता है और उसे बताता है वो बिना क्लास के पैदा हुआ है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और एरिल की पेरेंट्स उसकी हौसला बढ़ाने की कोशिश करता है, ये कह के कि उसको जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है और वो हमेशा उनकी बेसमेंट में रह सकता है। लेकिन एरिल को अपनी खुद की चिंता नहीं है। वो अपनी फैमिली को बताता है वो डिप्रेस नहीं है। ये दावा करता है कि वो बचपन से स्वॉर्डमैनशिप का प्रैक्टिस करता हुआ आ रहा है। उसने दिन रात अपनी स्किल को निखारा है और ऑफ कोर्स अगर उसको स्वॉर्डमैनशिप का क्लास मिल जाता तो उसके लिए आगे बढ़ना आसान हो जाता। लेकिन उसके बाद भी वो अपनी उबर पावर्ड माँ के साथ की गई कड़ी ट्रेनिंग की वजह से दुनिया में अपनी जगह बना सकता है। उसके फैमिली इससे रिलीव्ड हो जाता है, जबकि वो अकेला समय बिताने के लिए चला जाता है। तभी उसे ट्रेनिंग ग्राउंड से शोर सुनाई देता है। उधर वो दो लड़के को आपस में स्पेयरिंग मैच करते हुए देखता है। हालांकि उनकी बेसिक्स कमजोर है, शार्प शॉटमैन क्लास ही उन लोगों को काबिल फाइटर बनाने के लिए काफी है। वो लोग इरोल को नोटिस करता है और पूछता है यहाँ पे क्यों खड़े हो। इरोल जवाब देता है वो प्रैक्टिस करने आया है, जिस पर वो लोग हंसने लगता है। वो लोग दावा करता है कि एक क्लासलेस लड़का एक असली शॉटमैन के साथ स्पेयर मैच नहीं कर सकता और अपनी एबिलिटी दिखाते हुए एक दूसरे के ऊपर वार करता है। लेकिन इरोल इम्प्रेस नहीं होता और पूछता है क्या वो उसके साथ स्पेयर करना चाहेगा, और लड़कों को लगता है इरोल मजाक कर रहा होगा, लेकिन वो मैच के लिए मान जाता है। मैच शुरू होने से पहले लड़का इरोल से पूछता है क्या उसके पास डिवाइन प्रोटेक्शन तो है ना। क्लासेस से उल्टा डिवाइन प्रोटेक्शन जन्म से सबको मिलता है, जो एक बैरियर की तरह होता है जो उन्हें नुकसान से बचा लेती है, लेकिन वो खत्म हो सकता है, उसे तोड़ा जा सकता है अगर कोई उससे ज्यादा ताकतवर हो। इरोल सार हिला के कहता है कि उसके पास प्रोटेक्शन है, जिसका मतलब है कि वो लड़का डर के बिना पूरी ताकत से उसके ऊपर वार कर सकता है, जिससे वो लड़का बहुत गुस्से में आ जाता है और इरोल की तरफ दौड़ता है। फिर अपनी तलवार को जोर से घुमाता है। इरोल आसानी से उस बार को पैरी कर देता है, जिससे वो लड़का शॉक हो जाता है और पागलों की तरह उसके ऊपर तलवार चलाना शुरू कर देता है। लेकिन इरोल उसके ऊपर फेंका गया हर बार को ब्लॉक और डिफ्लेक्ट कर देता है। लड़का मायूस हो जाता है और उसका दोस्त पीछे से इरोल को गिराने के लिए कूदता है, लेकिन इरोल बहुत तेज है, रास्ते के सामने से हट जाता है। उसे एहसास होता है कि उसके माँ के मुकाबले ये लोग उसके सामने कुछ भी नहीं है, तुम दोनों वन साइड बेहतर मैच हो। उसके बाद वो उनकी तरफ लपेटता है और एक लड़के की चीन के ऊपर पोमेल मार के नॉकआउट कर देता है, जबकि दूसरा लड़का अपनी दोस्त से ट्रिप होकर बैलेंस खो देता है और गिर जाता है। वो दोनों हारने वालों की तरह रोने लगता है। तभी एक लाल बालों वाला लड़का रिंग में एंटर करता है और दोनों इडियट को चुप रहने के लिए कहता है, जैसे कि अगर एक जंग का मैदान होता तो वो अब तक मारा जा चुका होता। इरोल उसको पहचानता नहीं, लेकिन वो लाल बालों वाला लड़का उसे जानता है। फिर वो सीधा उसके पास में आके एक डुएल के लिए चैलेंज करता है। वो दावा करता है कि इरोल ने सिर्फ इन दोनों चामचों को हराया है क्योंकि उसके पास अपनी मास शॉर्ट सेंस से मिला हुआ कुछ इनहेंट एबिलिटी है, क्योंकि वो एक क्लासलेस लूजर है। वो कभी भी क्लास और बेसिक ट्रेनिंग वाले लड़कों के सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। लाल बालों वाला लड़का आखिरी में बताता है कि वो कैप्टन इवेंस का बेटा है, जो विलेज गार्ड का लीडर है। इरोल को अचानक से कैप्टन का याद आता है जब कैप्टन उसकी माँ से मदद मांगने आया था, लेकिन वो लड़का उस आदमी जैसा दूर से भी नहीं लगता। लड़का चिल्लाता है भला कि उसकी पिता एक एक्सपर्ट शॉटमैन हो, लेकिन हमेशा इरोल की माँ को सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता है, तो इसके लिए कि किसका फैमिली बेहतर है वो इरोल को इस बैटल में हरा देगा। तभी दोनों अपनी पोजीशन लेता है और आखिर में मैच शुरू हो जाता है।
लाल बालों वाला लड़का तुरंत अटैक शुरू कर देता है। जीतने वाला बार जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करता है, लेकिन इरोल हमेशा से अपनी माँ के साथ प्रैक्टिस किया है और उसकी डिफेंस भी बहुत टाइट है। उसके स्पीड इम्प्रेसिव है। तभी वो दोनों ट्रेनिंग ग्राउंड की इधर उधर घूम के एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगता है, जिससे वो दो घायल बच्चे डरने लगता है। इरोल को एहसास होता है कि भलाई लाल बालों वाला लड़का वो दो इडियट से बहुत ज्यादा ताकतवर है। वो अपने गुस्से के इस्तेमाल लड़ने के लिए कर रहा है, जिस वजह से वो स्लोपी हो रहा है। फिर इरोल ओपनिंग ढूंढने की कोशिश करता है इससे पहले कि वो लपके, लेकिन वो लाल बालों वाला लड़का इसके लिए तैयार है और अपनी स्पेशल अराइवल स्लैश का इस्तेमाल करता है। इरोल एक को ब्लॉक करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन दूसरा उसकी छाती पर लगता है और उसको जमीन पर गिरा देता है। इरोल हैरान हो जाता है और पूछता है ये किस तरीके का अटैक था। तभी वो लाल बालों वाला लड़का दावा करता है कि ये एक स्किल है जिसे उस जैसा क्लासलेस लड़का कभी सीख नहीं सकता। उस हार के बाद से कुछ दिन बीत चुका है, लेकिन इरोल के अंदर एक नया आग जल चुका है। वो अपनी तलवार के साथ जंगल के अंदर जाता है और एक डामी टारगेट के साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। और इतनी कोशिश के बाद वो आखिरी में पिछली बार हराने वाला ट्विन स्लैश को रिफ्लेक्ट करने में कामयाब हो जाता है। इससे पहले कि वो सेलिब्रेट कर पाता, एक गॉब्लिन झाड़ियों से बाहर कूदकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो इरोल के लिए मैच नहीं है। इरोल मुड़ता है, अपनी ट्विन स्लैश टेक्निक को इस्तेमाल करता है, जो तुरंत ही उस गॉब्लिन को जमीन पर गिरा देता है। वो अपनी नया सीखा हुआ टेक्निक पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड महसूस करता है। तभी जंगल के अंदर से एक रोड निकल के आता है, जो इरोल को अंदर तक हिला देता है। वो तुरंत ही विलेज की तरफ दौड़ने और गार्ड को अलर्ट करने की फैसला करता है, लेकिन उसको एक लड़की की चीख भी सुनाई देता है, जो उसे रोकने पर मजबूर कर देता है। उसे एहसास होता है कि वो लड़का बहुत मुश्किल में हो सकता है और गार्ड आने तक बहुत देर हो चुका होगा, इसलिए खुद ही जंगल के अंदर जाने का फैसला करता है। वो थोड़ी देर तक चुपचाप चलता है, लेकिन कुछ देर बाद उसको एक घायल लड़का दिखाई देता है, जो वही लाल बालों वाला लड़का निकलता है जिसने उसे ट्रेनिंग ग्राउंड में हराया था, लेकिन बुरी तरीके से पीटा हुआ लग रहा है। उसकी पूरी शरीर से खून बह रहा है और वो अपनी तलवार अपनी दुश्मन की तरफ उठाए हुआ है, जो कि एक विशाल हॉबगॉब्लिन निकलती है। इरोल ने भी असली जिंदगी में हॉबगॉब्लिन कभी नहीं देखा है, क्योंकि वो कभी भी विलेज से बाहर नहीं आता। वो सोचता है कि उसको मदद करने के लिए जाऊं या नहीं, क्योंकि वो जानता नहीं वो मॉन्स्टर मारने के लिए काफी ताकतवर है कि नहीं। लेकिन उसको एहसास होता है कि अगर वो चला गया तो वो लाल बालों वाला लड़का पक्का मारा जाएगा। इरोल आखिरी में अपना मान बना लेता है और छुपके से हॉबगॉब्लिन के पीछे जाता है और मॉन्स्टर उस लाल बालों वाला लड़के को खत्म कर पाता। उससे पहले इरोल एक मजबूत ट्विन स्लैश करता है, जो गॉब्लिन को चीट देता है और उसे तुरंत मार देता है। लाल बालों वाला लड़का बहुत शौक हो जाता है कि हॉबगॉब्लिन उसके सामने जमीन पर पड़ा हुआ है, लेकिन इससे ज्यादा वो इस बात से शौक है कि इरोल ने एक ऐसा अटैक करने में कामयाब हुआ है जो उसने सालों की ट्रेनिंग और अपनी क्लास की बूस्ट की वजह से सीख पाया था। इरोल उस लड़के को ठीक होने के लिए कुछ होली वाटर देता है और उसके तुरंत बाद लड़का इरोल से पूछता है उसने ये कैसे किया, और इरोल जवाब देता है कि उसके अटैक का क्लास होने या ना होने से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि काफी स्किल, स्पीड और पावर वाला कोई भी इसको दोहरा सकता है। वो लाल बालों वाला लड़का समझता है उससे ट्विन स्लैश से हारने के बाद इरोल ने इसको अच्छे से एनालाइज किया है और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किया कि इसके बेसिक को समझ सके, तो अब वो जिस तरह चाहे अटैक को मॉड्यूलेट कर सकता है। लड़का अभी भी पक्का नहीं है और इरोल को मैच के लिए चैलेंज कर देता है। इरोल जिसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है। वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़ा हो जाता है और एक ही टाइम में अपना एबिलिटी का इस्तेमाल करता है। लड़के को सरप्राइज करके इरोल सिर्फ 2 स्लैश करने में कामयाबी नहीं रहा, उसके साथ तीसरा स्लैश भी जोड़ दिया, जो जाके लड़के के ऊपर लगता है और वो जमीन में आके गिरता है। कैप्टन की बेटा बहुत गुस्से में है, लेकिन इरोल समझता है कि वो किसी भी स्किल से गिरा हुआ नहीं है जिसमें लिमिटलेस होती है, तो उसकी एकलौता लिमिट उसकी पावर और स्किल है। इसका मतलब अगर उसके पास ताकत है तो जितना चाहे स्लैश जोड़ सकता है। लड़का वापस खड़ा हो जाता है और एक और तेज लड़ाई शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार पहले से भी ज्यादा मजबूत 3 स्लैश से मार खाता है। वो एक बार फिर से जमीन में गिर जाता है और इरोल जीत मान के उधर से निकल जाता है। उस दिन के बाद 5 साल पूरा बीत जाता है। हमारे हीरो बैरेज की यात्रा पे निकलने का फैसला करता है, तलवारबाजी के लिए मशहूर किंगडम। उसकी माँ के साथ साथ कैप्टन इवेंट्स दोनों ने बैरेज से आपने तलवारबाजी का ट्रेनिंग लिया था और इरोल उन्हीं की तरह सबसे बेहतर बनना चाहता है। अपने रास्ते में उसके साथ कुछ अनजान लोग भी है, जिनमें से 2 हाई कैलिबर के स्वॉर्डमैन। लड़के के पास बारबाइन का क्लास है, जबकि औरत अपनी डुअल वेल्डिंग क्लास के लिए जाना जाता है। दोनों ही ब्रेज में अपने स्किल को निखारना चाहता है, लेकिन उन दोनों का आपस में नहीं बनता, हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ता रहता है। कार ड्राइवर उन लोगों को शांत रहने के लिए कहता है, क्योंकि वो सब एक ही जगह जा रहा है, लेकिन वो आदमी बहुत ज्यादा घमंड
अंडी है वो औरत को किचन में वापस भेजना चाहता है। इससे पहले कि वो लोग और बहस कर पाता, कार ड्राइवर चिल्ला के कहता है कि वो अपनी तलवार तैयार रखे क्योंकि सामने मुश्किल आ गया है। ईरोल शांति से सामने की तरफ देखता है और ऑक की एक जोन को अपने विशाल लीडर के साथ उन लोगों की रास्ता रुका हुआ देख रहा है, जैसा कि उन लोगों को जिंदा छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। काट में बैठा हुआ दो बच्चे डर जाता है और बारबाइन लार्के से उन लोगों को बचाने के लिए कहता है, लेकिन बारबाइन अपने नाम के अनुसार एक पूरा जार्क और डरपोक है। वो दावा करता है कि और किसी के लिए वो अपना जान देना नहीं चाहता और कार से कूद के भाग जाता है। औरत भी उसके पीछे पीछे जाता है कहते हुए कि इस दुनिया में हर कोई अपने लिए जीता है। कार ड्राइवर भी बहुत ज्यादा चिंता में पड़ जाता है, सोचता है कि वो अपने कार और यात्रियों के साथ कैसे भाग सकता है, लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले ही ईरोल बिना एक शब्द कहे के कार से उतरता है और मॉन्स्टर की तरफ दौड़ना शुरू करता है। ड्राइवर उसको पीछे हटने और अपने जान बचाने के लिए दौड़ने कहता है, लेकिन ईरोल उसके बात को नजरअंदाज कर देता है। इससे पहले ही वो पीले और की तरफ दौड़ के उसके दिल के अंदर तलवार घोप देता है। ड्राइवर उसकी अद्भुत रफ्तार और एक्यूरेसी देख के शौक रह जाता है। तभी ईरोल इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करता है और ऑक्स के सामने से गायब हो जाता है। फिर दिखाई देता रहता है उन्हें एक के बाद एक गिराता रहता है। बदकिस्मती से वो चारों तरफ से ऑक्स से घिर जाता है, जिसका मतलब ये है कि वो अब अपनी देशी स्किल को इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन ड्राइवर को शॉक करके ईरोल ब्लेड डांस नाम की एक लेजेंडरी स्किल को इस्तेमाल करता है, जहां वो एक इडियट की तरह घूमता रहता है और एक ही बारी में सबको काट देता है। और उधर कार ड्राइवर को समझ में नहीं आ रहा है ईरोल ये स्किल को कैसे इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि इसको सिर्फ स्वॉर्ड प्रिंसेस क्लास की स्वॉर्डमैन ही इस्तेमाल कर सकता है और वो हमेशा औरत ही होती है। लेकिन ईरोल जेंडर नॉर्म से बंधा हुआ नहीं है, क्योंकि वो LGHDTB कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहता है। इसीलिए वो ऑर्क लीडर की तरफ दौड़ता है। ऑर्क लीडर के अटैक से बचने के बाद उसके ऊपर जाम काटता है और अपनी तलवार ऑर्क की कंधाई के अंदर गहराई से और उसे तुरंत ही मार देता है। वो आखिरी में शॉकेट ड्राइवर की तरह वापस आता है और उससे ब्रेस की यात्रा जारी रखने के लिए कहता है। तभी बच्चों में से एक पूछता है उसका क्लास क्या है, तो वो जवाब देता है कि उसके पास कोई क्लास नहीं है, जो पूरी तरीके से सबको शॉक कर देता है। उसे याद आता है कि 5 साल पहले जब उसने अपनी माँ को नया ट्विन ब्लेड स्लैश को दिखाया था, तो उन्हें लगा था कि वो सपना देख रहा है। लेकिन जब ईरोल ने बताया कि वो जब भी कोई स्किल देखता है उसे रेप्लिकेट करने की ट्रेनिंग करता है, तो वो बहुत खुश होके उसको स्वॉर्ड प्रिंसेस क्लास की सारे टेक्निक सिखाने के वादा करता है। बैक टू द प्रेजेंट उसे ड्राइवर जगाता है और कहता है वो लोग बेचता तलवार की जमीन में पहुंच चुका है। ईरोल कार से नीचे उतरता है और टाउन को लोगों से भरा हुआ देखता है, जिनके कमर पर तलवार भी बंधा हुआ है। ईरोल ड्राइवर की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या वो एक एडवांस लेवल स्वॉर्डमैन है। पहले तो ड्राइवर दावा करता है कि वो सिर्फ एक कार ड्राइवर है, लेकिन ईरोल जानता है सिर्फ असली स्वॉर्डमैन ही उसकी मूव्स को तुरंत पहचान सकता है। तभी कार ड्राइवर मानता है कि वो एक होली नाइट क्लास से है, जो एक काफी अच्छी क्लास है, लेकिन वो लड़ते लड़ते थक चुका है। इसीलिए कभी कभी वो आराम करना और एक नॉर्मल ड्राइवर का जिंदगी गुजारना पसंद करता है। होली नाइट को एहसास होता है कि शायद ईरोल का ये पहली बार शहर में आना हुआ है और उसे बताता है कि उसको अपने लिए सबसे पहले गिल्ड ढूंढने का जरूरत है, क्योंकि बिना गिल्ड पे वो किसी भी टूर्नामेंट पे लड़ नहीं पाएगा। शहर में टूर्नामेंट पे लड़ना और जीतना ही अपने आप को साबित करना और पैसा कमाने का तरीका है। ईरोल जवाब देता है कि उसको पैसे का कोई परवाह नहीं है, लेकिन वो इस जगह की सबसे ताकतवर स्वॉर्डमैन से लड़ना चाहता है। फिर ड्राइवर उसको टॉक्सिक कॉर्पोरेट गिल्ड से सावधान रहने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसकी आत्मा चूस सकता है और वो गिल्ड अच्छा नहीं है। उसके बाद ड्राइवर पीछे मुड़ता है और चला जाता है, जबकि ईरोल शहर में आगे बढ़ता है। वो लोगों को अपनी अपनी गिल्ड के लिए लोगों को हायर करते और स्वॉर्डमैन को बेहतर गिल्ड के लिए अपनी किस्मत आजमाते हुए देखता है। रास्ते में एक ब्लोंड लड़की के साथ टकरा जाता है, जो तुरंत ही उसके साथ चिपक जाती है। हेडलेस की तरह उसे कहता है कि वो एक मशहूर गिल्ड की मेंबर है और वो चाहती है वो उन्हें ज्वाइन करे। ईरोल तुरंत ही उससे सावधान हो जाता है, क्योंकि वो मेंबर्स के लिए बहुत बेचैन लगती है, इसलिए वो मना कर देता है। लेकिन वो लड़की उसको अकेला नहीं छोड़ती, बार बार उसको गिल्ड ज्वाइन करने के लिए परेशान करने लगता है। लेकिन ईरोल चीप नहीं है, वो बार बार मना करता रहता है। वो उससे पूछता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा ताकतवर गिल्ड कौन सा है, और वो ना चाहते हुए भी जवाब देती है शैडो ब्लेड गिल्ड यहाँ के सबसे ज्यादा ताकतवर गिल्डों में से एक है, क्योंकि उसमें 8 क्लास की स्वॉर्डमैन है। और उससे डायरेक्शन पूछता है और तुरंत ही उस गिल्ड की तरफ बढ़ जाता है। उसे रास्ते में गार्ड रोकता है और उसको टेस्ट के लिए रिसेप्शन की तरफ भेजता है। रिसेप्शन में उसको अपनी किस्मत आजमाने के लिए ट्रायल स्वॉर्डमैन की एक लंबी लाइन मिलता है, ताकि वो लोग मशहूर गिल्ड में एंटर
कर सकता है, जो ईरोल को भी एक्साइटेड कर देता है और सोचता है कि उसे किस तरीके का शानदार लोगों से लड़ना पड़ेगा। लेकिन जब उसका चांस आता है रजिस्टर करने की, तो रिसेप्शनिस्ट उसके क्लासलेस होने की वजह से उसके ऊपर हंसने लगती है, दावा करता है कि सिर्फ एडवांस शॉर्ट क्लास वाले ही गिल्ड ट्रायल के लिए अप्लाई कर सकता है। और ईरोल दावा करता है कि उसे यकीन है वो गिल्ड ट्रायल को पास कर सकता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसका रजिस्ट्रेशन करने से मना कर देती है। इसीलिए वो बाहर जाने की फैसला करता है, लेकिन तभी उससे 10 रैंक स्वॉर्डमैन हॉल के अंदर एंटर करते हुए देखता है, जिन्हें तुरंत ही सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। लेकिन उसको ड्रामाबाजी का कोई ज्यादा परवाह नहीं है, वो तुरंत ही दूसरा गिल्ड की तरफ मुड़ता है, लेकिन एक एक करके उसे सब उसकी क्लास न होने की वजह से रिजेक्ट कर देता है। थक कर वो शहर में वापस आता है और अपनी माँ का दिया हुआ लेटर को बाहर निकालता है, और उसने बताया था कि उसके पुराना गिल्ड को ढूंढे क्योंकि वो जरूर उसकी मदद करेंगे। ईरोल सोचता है क्या उसकी माँ को पता था उसको इतना मुश्किल होगा। फिर वो अपनी माँ का शुक्रिया अदा करता है। इससे पहले कि वो लेटर पढ़ पाता, ब्लोंड लड़की फिर से उसके साथ चिपक जाता है। ये दावा करता है कि वो अभी भी उसको लेना चाहता है, लेकिन ईरोल फिर से मना कर देता है। वो सासमुस उसे देख के मांगना शुरू कर देता है कि वो गिल्ड ज्वाइन कर ले, और एक खूबसूरत गिल्ड हाउस की तरफ इशारा करते हुए दावा करती है कि ये उनकी गिल्ड हाउस है। इससे ईरोल थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन लड़की जवाब देती है कि उनकी गिल्ड, जिसे ड्रैगन फैंग के नाम से जाना जाता है, बहुत लंबे समय तक देश के सबसे अच्छा हुआ करता था, लेकिन हाल ही में वो लोग बर्बाद हो गई और पेजेंट में वो सबसे कमजोर है। लेकिन वो इसकी पहले की शाइन में वापस लाना चाहती है। ड्रैगन फैंग नाम अचानक से उसकी घंटी बजा देता है, क्योंकि उसे याद आता है कि उसकी माँ ने एक बार उसकी गिल्ड के लीडर के बारे में बताया था, जो एक डुअल वेल्डिंग स्वॉर्डमैन था, जिसने अपनी स्पेशल मूव के नाम पर गिल्ड का नाम ड्रैगन फैंग रखा था। वो तुरंत ही लेटर निकालता है ताकि नाम ढूंढ सके, और असल में गिल्ड यही है जिसके बारे में उसकी माँ बात कर रही थी। वो उसके साथ अंदर जाने का फैसला करता है, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। लेकिन जब भी वो अंदर एंटर करती है, उसे एंट्रेंस पर ही एक बुढ़ा शराबी बंदा मिलता है। वो बुढ़ा बंदा ईरोल को कहीं और जाने के लिए कहता है, क्योंकि एक गिल्ड बर्बाद हो चुका है, और उधर से चला जाता है। जबकि लड़की उसको बताती है कि वो उसका पिता है, जो एक टाइम पे शहर का दूसरा सबसे अच्छा स्वॉर्डमैन हुआ करता था, लेकिन वो अपने हाथ खोने के बाद से वो कभी भी पहला जैसा नहीं रह पाया। हालांकि ईरोल उसको हैरान कर देता है एक कि वो गिल्ड ज्वाइन करना चाहता है। इससे वो लड़की बहुत खुश हो जाती है और तुरंत ही एक एग्रीमेंट बना देती है, जिसे ईरोल भर के उसको वापस कर देता है। तभी वो लड़की उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ती है और पूछती है उसने क्लास वाली कॉलम को खाली क्यों छोड़ा है। तब ईरोल जवाब देता है कि ऐसा इसलिए है कि उसके पास कोई क्लास ही नहीं है। वो लड़की गुस्से में आ जाती है और तलवार निकालती है। ये दावा करती है कि उसने सोचा था कि वो स्वॉर्ड एडवांस क्लास की स्वॉर्डमैन होगा, क्योंकि वो इतना भाव खा रहा था। लेकिन उससे पहले कि और कुछ कह पाती, उससे पहले ही दरवाजा खोलती है और रेनम की लाल बालों वाली एक खूबसूरत लड़की एंटर करती है। वो लड़की तुरंत ही उसकी तरफ दौड़ती है और रोते हुए कहती है कि इस क्लासलेस इडियट ने उसको गिल्ड ज्वाइन करने के लिए धोखा दिया है। इससे रे का ध्यान तुरंत ही उसकी तरफ जाता है और वो ईरोल की तरफ देखता ही रहता है, और वो ये दावा करती है कि वो कभी भी सोचा नहीं था वो उसको यहाँ मिलेगा। ईरोल कॉन्फ्यूज हो जाता है और वो उसे कैसे जानती है। रे हैरानी से देखती है और दावा करती है कि वो एक ही विलेज से था और साथ में ट्रेनिंग करता था, फिर भी उसे कुछ याद नहीं आता। लेकिन आखिरी में उसको एहसास होता है कि वो लाल बालों वाला लड़का जिससे वो इतनी बार लड़ाई किया था, वो असल में एक लड़की थी, और वो लड़की भी कहानी के बारे में जानती है और रे से पूछती है कि क्या ये वही क्लास टेस्ट वाला लड़का है जिसने उसे बचपन में हराया था, क्योंकि वो हमेशा ही सोचा था कि वो कहानी सिर्फ एक मिथ थी। हालांकि रे अभी भी उस हार पर ही अटकी हुई है और ईरोल को तुरंत ही मैच के लिए चैलेंज करती है। फाइट शुरू होता है। रे तुरंत ही ट्विन स्लैश अटैक का इस्तेमाल करता है, जिससे ईरोल सोचता है कि वो काउंटर कर सकता है, लेकिन उसको शॉक करने के लिए रे का स्लैश को खुद के साथी के ऊपर ले लेता है। इस वजह से कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन रे खुलासा करती है कि उसके पास पावर स्वॉर्डमैन क्लास की है। ये वजह से ही वो आम तलवार से 5 गुना ज्यादा भारी तलवार को इस्तेमाल कर सकता है, जिसका मतलब ये है कि उसका हर तलवार के बारे में 5 गुना ज्यादा ताकत है। ईरोल इस वजह से इम्प्रेस है कि उसने ज्यादा भारी तलवार इस्तेमाल करने के बाद भी अपनी रफ्तार बरकरार रखा है, लेकिन वो रफ्तार उसके रफ्तार के सामने कुछ भी नहीं है। अगली बार वो जब अटैक करता है, वो अपनी एक आफ्टर इमेज बनाता है जो रे का ध्यान भटका देता है, जबकि वो उसकी पीछे दिखाई देता है और पीठ के ऊपर एक बार कर देता है। रे कॉन्फ्यूज हो जाता है और फिर से कोशिश करता है, लेकिन नतीजा वही रहता है। वो बिलीव नहीं कर पाती कि ईरोल इस तरह का टेक्निक इस्तेमाल
इस्तेमाल किया जो सिर्फ एडवांस लेवल की शॉटमैन ही इस्तेमाल कर सकता है, जबकि इरोल को एहसास होता है कि उसे अपनी आर्म अटैक से हराने के लिए बहुत ज्यादा मजबूत है। रे भी जानता है और अपनी बाहर से लड़ाई खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन इरोल अपनी माँ की सिग्नेचर काउंटर इस्तेमाल करती है जो रे को घुटने पे बैठा देता है और फाइट ऐसे ही बस खत्म हो जाता है। उसके साथ ही उस लड़की का रवैया पूरी तरीके से बदल जाता है और वो एक बार फिर से गिल्ड में स्वागत करती है और उसे बताती है कि उनका गिल्ड इस समय भयानक क्रश के अंदर है। क्रश से छुटकारा पाने के लिए उन लोगों को टूर्नामेंट पे हिस्सा लेना होगा और दूसरी गिल्ड के खिलाफ लड़ना होगा। हर एक टीम में 5-5 मेंबर होगा। इरोल हालांकि स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के खिलाफ लड़ने के ख्याल से एक्साइटेड है और अपने स्किल को और निखारने का मौका का इंतजार कर रहा है। अगली सुबह इरोल अपने नया कमरे में नया बिस्तर पे जागता है जो अब उसका है। उसे थोड़ा टाइम लगता है ये याद करने में कि यहाँ आने के बाद क्या क्या हुआ। अभी वो उसी लेजेंडरी गिल्ड का हिस्सा है जिसके साथ उसके माँ ने भी काम किया था, जो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। इसीलिए वो फैसला करता है कि वो उन्हें मायूस नहीं करेगा और इस गिल्ड को फिर से महान बनाएगा। वो फ्रेश होकर लिविंग रूम में जाता है जहाँ वो लड़की और रे पहले से जगा हुआ है और आग के पास बैठ के आने वाले टूर्नामेंट के बारे में बातें कर रहा है। वो लड़की तुरंत ही इरोल को बातचीत में शामिल करता है। ये दावा करता है कि टूर्नामेंट अगले हफ्ते ही शुरू होने वाला है और क्योंकि अब उन लोगों के पास 2 की बजाय 3 मेंबर है, वो लोग टूर्नामेंट पे हिस्सा लेने के लिए एलिजिबल है। वो इरोल को बताती है कि ये बहुत मुश्किल होने वाला है क्योंकि ये एलिमिनेशन स्टाइल टूर्नामेंट होगा जिसमें 1 वर्सेस 1 मैच होगा, लेकिन हर गिल्ड के पास 5-5 मेंबर होगा जिससे वो लोग ह्यूज डिसएडवांटेज में होगा। इससे उन लोगों को पहले राउंड में क्वालिफाई करने के लिए एक से ज्यादा ओपोनेंट को हराना होगा। वो लड़की काफी आशावादी है लेकिन दावा करती है कि फिर भी सब ठीक होना चाहिए क्योंकि उन लोगों के गिल्ड में पहले 2 बी रैंक की शॉटमैन है। इसीलिए जब तक वो लोग किसी ए रैंक के शॉटमैन से नहीं लड़ते तब तक उन लोगों का मैच बराबरी का होना चाहिए। इरोल इस कॉन्सेप्ट के लिए नया है और पूछता है कि ए रैंक असल में क्या मतलब रखता है। वो लड़की समझाती है कि डी से ए तक कुल 5 रैंक है जहाँ ए सबसे हाईएस्ट अचीवेबल रैंक है और बेस्टिया में 2000 शॉटमैन से सिर्फ 20 को ही ए रैंक का शॉटमैन माना जाता है, जबकि डी रैंक एक पुअर बिगिनर का रैंक है जिसे सिर्फ तलवार पकड़ना आता है। वो गर्व से दावा करता है कि वो और रे दोनों ही बी रैंक का शॉटमैन है और क्योंकि इरोल सीधी लड़ाई में रे को हराने में कामयाब रहा, इसका मतलब ये है कि वो भी उन लोगों की तरह बी रैंक का शॉटमैन है। ये देखते हुए कि उन लोगों के पास 3 बी रैंक का शॉटमैन है, उनके पास कम से कम शुरुआती राउंड में लड़ने का अच्छा मौका होना चाहिए। उसके बाद वो लड़की किचन में चली जाती है इरोल को अपने ख्यालों में छोड़कर। जबकि रे जा रही थी वो उसे पकड़ लेता है और पावर शॉटमैन के रूप में उसकी एबिलिटीज के बारे में पूछता है। वो अभी भी काल के हार की वजह से परेशान है लेकिन जवाब देती है कि उसकी एक एबिलिटी है अपनी बाहरी शील्ड को मजबूत करना ताकि वो ज्यादातर कमजोर अटैक से अपने आप को महफूज रख पाए। इरोल इस बारे में कुछ देर तक सोचता है, ये सोचकर कि वो ऐसी कीमती टेक्निक कैसे सीख सकता है। तभी उसको अचानक से एक आइडिया आता है और ऐसे कहता है कि वो अपनी तलवार से उसे मारे। रे उसे कहता है कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन इरोल उसको हाथ पकड़ता है और उसके सामने मिन्नती करने लगता है कि वो उसे मारे, लेकिन रे को गलत ख्याल आने लगता है। वो सोचती है कि इरोल कुछ अजीब सा चाहता है लेकिन वो पूरी तरीके से इसके खिलाफ नहीं है और उसे कहता है कि शायद उन लोगों को ज्यादा नॉर्मल से शुरू करना चाहिए। इरोल अपने सामने की लड़की का रिस्पेक्ट नहीं करता। ये एहसास करते है कि वो दोनों अलग अलग सोच रहा है और साफ करता है कि वो चाहता है कि वो उसे मारे ताकि वो ये स्किल को सीख सके। अपनी माना प्रोटेक्शन शील्ड को कैसे मजबूत किया जा सकता है जो मल्टीपल अटैकर्स के खिलाफ लड़ने के टाइम पे बहुत ज्यादा असरदार होगा क्योंकि ऐसे सिचुएशन में चोट लगने का संभावना ज्यादा होता है। ये सुन के वो शॉक्ड हो जाती है और पूछता है कि क्या वो पागल हो चुका है क्योंकि स्किल तो सिर्फ देवी का दिया हुआ कीपा से मिलता है और ये ऐसी चीज है जिसको सीखा नहीं जा सकता। लेकिन इरोल एक नास्तिक है और उसे अपने मुंह बंद रखने के लिए कहता है क्योंकि उसने पहले ही ट्विन ब्लड स्लैश और इंस्टेंट ट्रांसमिशन जैसे स्किल को सीख लिया है। इससे रे चुप हो जाती है और एक बार कोशिश करने की फैसला करता है। वो लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में जाती है जहाँ वो अपनी तलवार दे के चेतावनी देती है कि उसकी तलवार आम तलवार से 5 गुना ज्यादा भारी है और ब्रूट इंस्टेंट स्किल के बिना इरोल इसको कभी भी घुमा नहीं पाएगा। लेकिन इरोल एक बार फिर फेमिनिस्ट को चुप करा देता है। उसकी तलवार पकड़ के सीट से आसानी से निकल के आसानी से घुमाने लगता है और रे एक बार फिर हैरान रह जाता है। पूछती है कि ये सब वो क्लासलेस होकर और बिना किसी स्किल के मदद से कैसे कर पाता है। इरोल जवाब देता है कि वो जो कुछ भी सीखा है एडुकेशन और डेली प्रैक्टिस के मदद से सीखा है। वो कसम करता है कि वो अपने टैलेंट को बढ़ाने के लिए और भी ज्यादा कड़ी मेहनत करेगा। इससे रे का दिल बड़ा हो जाता है
है और वो अपनी कमेंट के लिए माफी मांगती है। वो अपनी तलवार को वापस लेकर ट्रेनिंग के लिए सहमत हो जाती है, लेकिन उसे चेतावनी देती है कि वो पीछे नहीं हटेगी। ईरोल सहमत हो जाता है और फ्लैट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पल बीत चुका है और उस लड़की अपनी सीधे तलवार से उसके चेहरे के ऊपर मार देता है। थोड़ी देर बाद वो लड़की हाँफते हुए और स्टेज में ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ दौड़ती है और ईरोल और रे को बताती है कि उसको अभी अभी पता लगा है कि उन लोगों के खिलाफ कौन सा गिल्ड है और ये अच्छी बात नहीं है। वो उन लोगों को बताती है कि उन लोगों के खिलाफ जो गिल्ड है टॉप गिल्ड ब्लैक बेल्ट के मेंबर्स, जिनमें ए रैंक का स्वॉर्डमैन है जिसका लीडर है गोही, जिसे जहरीला सांप की तरह जाना जाता है। लेकिन वो लड़की पीछे हटने का कोई इरादा नहीं रखती और जोश भरी भाषण से कहता है वो अपने ओपोनेंट्स को हराने के लिए बेस्ट करेंगे। फिर वो ईरोल की तरफ देखती है कि जो ट्रेनिंग टाइम के दौरान रे से मार खा के जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है। वो लड़की पूछती है कि क्या ईरोल मारा गया है, लेकिन रे जवाब देती है कि वो सिर्फ कुछ स्पेशल ट्रेनिंग कर रहा है। लेकिन वो लड़की सोचती है कि रे सिर्फ नया लड़के के ऊपर अपना भरोस निकाल रहा है। ईरोल आखिरी में उठता है और दावा करता है कि इतना पीटने के बाद उसको भूख लगा है और उसे अभी खाना चाहिए। उसके बाद एक हफ्ते का ट्रेनिंग बीत जाता है और आखिरी में कंपटीशन का दिन आ चुका है। पूरे देश से लोग कॉलेजियम में जमा होता है और मैच पर चर्चा करने लगता है, जबकि ईरोल पूरी तरह से ब्रो डाउन रह जाता है कि भयानक कितना ज्यादा विशाल है। वो लड़की लोगों को बातें करने हुए सुनते है कि ड्रैगन फैंग गिर चुका है और खत्म हो चुका है, जिससे उसका बहुत ज्यादा गुस्सा आती है। लेकिन रे उसको रोकने में कामयाब हो जाती है। ईरोल को एहसास होता है कि लोग यहाँ पे बेटिंग भी करता है कि कौन सा टीम जीतेगा और वो लड़की उसे बताती है कि प्रेजेंट में उनकी फाइट का ओडीडीएस 20:1 है। ईरोल कहता है कि इम्प्रेसिव है, लेकिन वो लड़की उस पर चिल्लाता है क्योंकि इसका मतलब है कि पूरे शहर के अंदर कोई भी बिलीव नहीं करता है कि हम लोग ब्लैक ब्लेड गिल्ड के खिलाफ जीत सकता है। लेकिन ये छुपा हुआ इशारा हो सकता है कि अगर वो जीतने में कामयाब हो सकता है तो वो एक ही मैच में बहुत सारे पैसा ले जा सकता है। रे उसे शांत करवाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत आगे निकल चुकी है। उसकी आंखों में अभी आग जल रहा है। वो कहती है कि ये मैच उन्हें जीतना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अगर वो लोग हार जाए तो कोई गिल्ड नहीं रहेगी। और ये मेक श्योर करने के लिए कि वो अपनी मैच के बाद सुपर रिच बन जाए, उसने गिल्ड हाउस को गिरवी रख के लोन लिया है। तो अगर वो लोग जीत जाता है तो उनका लाइफ हमेशा के लिए बदल जाएगा और कोई भी उनकी गिल्ड के बारे में अनाप शनाप बातें नहीं करेगा। रे पूछती है लेकिन वो लोग हार गए तो, और वो लड़की जवाब देती है कि इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर वो लोग हार गए तो ऐसे ही सब कुछ वो लोग खो दिया होगा। अचानक उसे एक आदमी बुलाता है जो ब्लैक ब्लेड गिल्ड का लीडर गोर निकलता है, जो उस लड़की को काम आंकना शुरू करता है। उसी ने कुछ रास्ता निकाला है ताकि सबसे पहले मैच उन दोनों गिल्ड के बीच हो। ये उनके लिए एक आसान मैच होने वाला है, जैसे कि वो लोग जीतने के लिए ही बने हैं और इसके साथ ही वो उस गिल्ड के आखिरी मेंबर को पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। वो उसे चिंता न करने को कहता है। हालांकि अगर वो जीतने में कामयाब हो जाता है इसका मतलब होगा कि उसके पास सबसे अच्छी गिल्ड होगा, लेकिन ऐसा तभी होगा जब वो उनकी ए रैंक स्वॉर्डमैन को हराने में कामयाब हो जाती है। लेकिन उसकी टीम में एक क्लासलेस लूजर के साथ ऐसा होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। उसके साथ ही वो अपनी चतुराई पर हंसता है और उन लोगों को शुभकामनाएं दे के उधर से चला जाता है। जल्दी वो लोग एरिना में इंटर करता है, जहाँ ईरोल का एहसास होता है कि वो खुद नहीं लड़ रहा है और सोचता है कि इससे उन लोगों का जीतने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन रे उसे बताती है कि उनकी पूरी टीम ए रैंक का है, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस उनकी प्रेजेंट लाइनअप आमतौर से ज्यादा एग्रेसिव लगती है। आखिरी में फाइट का टाइम आता है और अनाउंसर ब्लैक ब्लेड गिल्ड की कॉन्टेस्टेंट को परिचय करा देता है। फेंसर क्लास वाले हारो वाला लड़का आगे बढ़ता है। वो घमंड से अनाउंस करता है कि वो पूरी ओपोनेंट टीम को हरा देगा, जबकि कमेंटेटर हैरान हो जाता है जब वो देखता है ड्रैगन फैंग की तरफ से ईरोल द क्लासलेस स्वॉर्डमैन फाइट करने जा रहा है। फ्रांसर लड़का डिसअपॉइंटेड लगता है क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता वो एक क्लासलेस इडियट को कितना जल्दी हराता है। लेकिन फिर भी वो ऐसा करने की फैसला करता है क्योंकि तब वो लड़की उससे टक्कर ले सकता है। मैच शुरू होता है और सेकंड के अंदर फ्रांसर लड़का अटैक करता है और ईरोल के छाती में तलवार घुसा देता है और उसकी रफ्तार देख के सारे लोग हैरान हो जाता है, जबकि वो लड़की ईरोल के बारे में चिंता करती है। रे उसे ध्यान से देखने के लिए कहती है क्योंकि ये सब ईरोल का शैडो निकालती है। फ्रांसर हैरान हो जाता है लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मुड़ता है और फिर से लपटता है सिर्फ एक और आफ्टर इमेज पाने के लिए। उसे एहसास होता है कि वो जितना जल्दी सोचा था ये उतना जल्दी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि वो ईरोल की इमेज से घिरा हुआ है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपनी रफ्तार से सबको घोपने की योजना बनाता है। आफ्टर इमेज सब एक साथ हमला करता है और फ्रांसर सबको एक साथ काट डालता है सिर्फ असली ईरोल से चोट खाने के लिए, जो 10 आफ्टर इमेज को पैदा करने में कामयाब रहा, जो बहुत मुश्किल माना जाता है। फ्रांसर जमीन में गिर जाता है और मैच बस ऐसे ही खत्म हो जाता है। ईरोल दावा करता है कि उसकी माँ उसके साथ
साथ पास इमेज का इस्तेमाल करके प्रैक्टिस करती थी और उसका आसान तरीका था। कमेंटेटर बहुत शौक है, जबकि पब्लिक क्लासलेस कैंडिडेट के लिए खुशियों से भर उठता है। उसे एहसास होता है कि भला ही उसने फ्रांसर लड़के जैसा टेक्निक आजमाई, उसकी टेक्निक उतना अच्छी नहीं है, जिसका मतलब ये है कि उसे और भी ज्यादा काम करना पड़ेगा। अगली मैच में हीरो एक डुएल वेल्डर का सामना करता है जो तलवार की बारों को लगातार अटैक करता है, लेकिन हीरो उन सबको ब्लॉक करने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद वो अपना ट्विन स्लैश के अटैक का इस्तेमाल करके ओपोनेंट को गिरा देता है। गिरने के बाद वो जो अगला ओपोनेंट का सामना करता है वो है एक ग्रीवर ग्रिप डिगर वेल्डर जो अपनी स्टेप में बहुत ज्यादा सावधान है और अपनी ब्लेड के साथ बहुत सारे मार्शल आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। हीरो उसके लिए बहुत तेज है और उसे आफ्टर इमेज से कॉन्फ्यूज करता है, फिर पीछे से बार करके गिरा देता है। रे और ओलार की दोनों ही बहुत शौक हो जाती है। इस आदमी ने 3 ए रैंक स्वॉर्डमैन को बिना पसीना बहाए और रिकॉर्ड टाइम के अंदर हरा दिया है, जिसकी वजह से उस लड़की में मैच जीतने का उम्मीद बढ़ जाता है। अगली मैच थोड़ा और मुश्किल निकलता है। वो शील्ड स्वॉर्डमैन के खिलाफ है जो मजबूत होने के लिए जाना जाती है और हीरो कोई क्रिटिकल हिट नहीं मार सकता। उसे आसपास नचाने और धीरे धीरे उसकी प्रोटेक्शन को थोड़ा थोड़ा घिसने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उसकी ओपोनेंट उसके ऊपर चिल्लाती है कि वो क्लासेस आदमी नहीं हो सकता, लेकिन हीरो जवाब देता है कि उसने जो कुछ भी हासिल किया है सिर्फ कारी मेहनत से किया है और कुछ नहीं। वो मजबूती से कहती है कि टैलेंट के सामने कारी मेहनत ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती, जबकि वो अपनी शील्ड बेस स्किल से आगे बढ़ती है। लेकिन हीरो अपनी माँ की सिग्नेचर टेक्निक फोर्सिंग का इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाता है। जैसा ही वो अपना दुश्मन की मूवमेंट का अनुमान लगाने में कामयाब होता है, फिर शील्ड की नीचे लात मारने में कामयाब हो जाता है। उसके साथ ही वो अपने पिछले ओपोनेंट मार्शल आर्ट गाय से सीखा हुआ टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उस मजबूत को पीटने लगता है। फिर शील्ड उठाता है और आगे बढ़ना शुरू करता है। वो मजबूत गुस्से में आ जाता है और हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हीरो पैरी करने में कामयाब हो जाता है। इससे पहले कि वो आगे दौड़े और उस शील्ड का इस्तेमाल करके उसके ओपोनेंट को हरा दे, लोग हंगामा करने लगता है, उसे झूठा बुलाने लगता है जो अपने रैंक और क्लास को नहीं बता रहा है। इसीलिए ऑर्गेनाइजर उसकी क्लास आईडी को मैजिक क्रिस्टल बॉल की तरफ ले जाता है और लाइव ब्रॉडकास्ट करके सब लोगों को बताता है कि वो असल में एक क्लासलेस आदमी है। इसके रास्ते से हटने के बाद अगला ओपोनेंट का ऐलान किया जाता है जो थोड़ा सा अलग लगता है। इस स्वॉर्डमैन का नाम है माशामुनि और वो ईट से सामुराई वांट्स का निकलता है, जिसके पास काटाना नाम की एक मुड़ी हुई तलवार है। इससे पहले कि माशामुनि तलवार निकाले, हीरो खतरे को महसूस करता है और तैयार हो जाता है। ये जानते हुए कि ये फाइट दूसरों जैसा आसान नहीं होगा। उसे एहसास होता है कि माशामुनि उसके अल्टीमेट स्किल का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है और एक स्नेक की तरह वार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हीरो क्यूरियस है, इसीलिए वो आगे बढ़ता है खुद को खतरे में डालकर। जैसे ही वो स्वॉर्डमैन की रेंज के अंदर इंटर करता है, माशामुनि अपनी तलवार हीरो की तरफ निकालता है, लेकिन हीरो किसी तरह तेज है और उसके पीछे गायब हो जाता है। माशामुनि शॉक हो जाता है, लेकिन हीरो उसको कहता है कि वो असल में सबसे तेज व्यक्ति है, लेकिन बदकिस्मती से उसकी माँ उससे भी ज्यादा तेज है, इसीलिए वो इसके आदी है। उसके साथ ही वो शॉर्ट प्रिंसेस का अल्टीमेट स्किल का इस्तेमाल करता है, अपनी दुश्मन को कई बार घोपता है और उसे हरा देता है। उसके साथ ही सब हैरान से चुप हो जाता है, क्योंकि सबसे कमजोर माने जाने वाला गिल्ड का मेंबर ने सबसे ताकतवर गिल्ड का सबसे ताकतवर मेंबर्स को अकेला ही हरा दिया है। हीरो रे और उस लड़की की तरफ चला जाता है, हैप्पी महसूस करता है कि उन्होंने गिल्ड को चलाने के लिए काफी पैसा कमा लिया है। उसी शाम जब वो लोग गिल्ड में वापस आता है, उन्होंने ड्रिंक्स के साथ सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया है। हीरो अभी भी इस बात से शौक है कि वो लड़की पीने के लिए काफी छोटी है, लेकिन वो लड़की दावा करता है कि वो एक ग्रोन वुमेन है, भला ही वो थोड़ी सी छोटी देखती है। वो अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा है कि हीरो ने अकेला ही देश की सबसे अच्छी गिल्ड की पास ए रैंक मेंबर को अकेले हरा दिया है। वो लड़की फैसला करती है कि उसे उसको रिझाना चाहिए, क्योंकि वो उसकी गरीबी और गुमनामी से निकालने का टिकट है। वो शादी के लिए उसके हाथ मांगने की कोशिश करती है, दावा करती है कि वो उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर सकती है, लेकिन हीरो एक सच्चा सिग्मा है और उसे तुरंत ही मना कर देता है। दावा करता है कि वो रे जैसा किसी को पसंद करेगा। इससे रे तुरंत ही शर्मा जाती है और अपनी सीट से उठ जाती है। हीरो पर चिल्लाते हुए कहती है कि वो ऐसी बकवास बातें कर रहा है सिर्फ उस लड़की को मना करने के लिए, लेकिन हीरो सीरियसली इस पर गौर करता है। वो पूछता है कि वो ऐसा क्यों सोच रहा है, कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है, और रे जवाब देती है कि जब वो बचपन में था उसके साथ तलवार की फाइट के टाइम पे वो उससे लड़का कहता था। वो दावा करती है कि उसके साथ जब भी वो मिला है उसने कहा है कि उसके अंदर से लड़कियों वाली कोई आकर्षण महसूस नहीं होती, लेकिन हीरो उसके सामने 2 बड़े लड़कियों का आकर्षण देख सकता है और उससे सहमत नहीं है। वो लड़की एहसास करती है कि रे को बिल्कुल ही अंदाजा नहीं है उसके अंदर सबसे बड़ी ताकत क्या है और वो इसका इस्तेमाल कैसे कर सकता है, इसीलिए उसे सच में उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो हीरो के पैरों को रगड़ना शुरू करती है और दावा करती है कि दिन भर लड़ाई के बाद वो थक गया होगा और उसे बेडरूम में मिलने के लिए कहती है। रे तुरंत ही शर्मिंदा हो जाती है, उस लड़की को अजीब बातें बंद करने के लिए कहती
है। वो लड़की हल्का मुस्कुराती है और दावा करती है कि वो बस उसे थका देने वाले दिन के बाद अच्छे से मसाज देना चाहती है। उसको शॉक करने के लिए हीरो जवाब देता है कि वो उसकी बजाय रे से मसाज लेना पसंद करेगा। उसकी मसाज का आइडिया था कि ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर रे से पीट पीट कर गंद खाना, क्योंकि वो रीइंफोर्समेंट मैजिक में अच्छा होना चाहती है, जिससे रे अपनी क्लास और स्किल के वजह से इतनी आसानी से इस्तेमाल कर सकती है। वो लड़की बेलकोनी से देखता है और सोचती है कि हीरो को पता भी है मसाज असल में क्या होती है। लगातार शोर में आखिरी में उस लड़की का पिता जाग जाता है, जो पूरी तरह से हैंगओवर में ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर आता है। शोर की शिकायत करते हुए दावा करता है कि उनकी टूर्नामेंट की शुरू होने से पहले हारने की फ्रस्ट्रेशन को आधी रात में निकलने की कोई जरूरत नहीं है। रे हालांकि उसको बताती है कि वो लोग असल में मैच को जीत लिया है, जो पेजेंट में सबसे अच्छी गिल के खिलाफ था। इसे उसका ध्यान जाता है, लेकिन वो सोचता है कि ब्लैक ब्लेड गिल ने बी या फिर सी के नया लोगों को कैनन फोल्डर के रूप में भेजा होगा। लेकिन वो लड़की उसको और भी ज्यादा हैरान करता है एक कि उन सब के ओपोनेंट ए रैंक का था, और सिर्फ इतना ही नहीं, हीरो ने अकेला ही उन सब को बिना किसी मदद से हरा दिया है। इससे उसका डैड का हैंगओवर खत्म हो जाता है। जब वो चोट खा के हीरो को देखता है, सोचता है कि क्या ये बच्चा सच में इतना ज्यादा ताकतवर है। वो लड़की दावा करती है कि उसने बहुत सारी शर्तें लगाई थी, और क्योंकि हीरो ने अकेला ही दुश्मनों को हरा दिया है, उन लोगों ने जैकपॉट जीत लिया है। और अब वो लोग सिर्फ कार्ड से मौकूफ नहीं है, बल्कि उनके पास इतना ज्यादा पैसा है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट को कवर करने के लिए काफी है। हालांकि उसके डैड इतना ज्यादा होपफुल नहीं है। दावा करता है कि अगर किसी किस्मत की वजह से लड़का इतना ज्यादा ताकतवर है, तो उसे जल्दी बारे इन्फ्लुएंस्ड और अमीर गिल द्वारा अपनी तरफ खींचा लिया जाएगा। इसलिए आपने उम्मीद ज्यादा नहीं रखना चाहिए। वो लड़की उन्हें चिंता न करने के लिए कहती है, क्योंकि वो लड़की जल्दी हीरो से शादी करने वाली है, जिसका मतलब है कि वो जीवन भर के लिए बंदा रहेगा। हीरो अनाउंस करता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला, लेकिन जल्दी उसका ध्यान उसकी पिता की तरफ जाता है। वो दावा करता है कि ये लड़की शायद ठीक ठाक हो, लेकिन कम से कम वो एक लूजर नहीं है जो हर चीज पर हार नहीं मान लेता। ये उस लड़की के डैड के ऊपर सीधा वार था, जो उसे खतरनाक तरीके से देखता है, लेकिन हीरो के हिंट नहीं मिलता, और जारी रखता है कि उसे अपनी मॉपिंग एक्ट को बंद कर देना चाहिए और अपनी उम्र के हिसाब से ज्यादा बिहेव करना चाहिए। उसके पास अभी भी एक हाथ बचा हुआ है और वो उसी हाथ से तलवार चला सकता है। इसे उसकी डैड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत हीरो को कॉलर से पकड़ लेता है। उसे उन सब्जेक्ट पर से बात करने के लिए मना कर देता है जिनके बारे में उसको पता नहीं है। वो हीरो को कहता है कि एक डुअल वेल्डिंग स्वॉर्डमैन जो डुअल वेल्डिंग नहीं कर सकता, ऐसे बॉक्सियन का बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं है। हीरो दावा करता है कि वो सहमत नहीं है, क्योंकि वो खुद क्लासलेस स्वॉर्डमैन है जो अभी कॉम्पिटिंग कर रहा है और इस दुनिया में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। उसके साथ ही उसके डैड हीरो को धक्का दे देता है और ऊपर की मंजिल पे चला जाता है। वो लड़की और तुरंत हीरो के पास आती है, पूछती है कि क्या वो ठीक है, और वो लड़की अपनी डैड की बिहेवियर के लिए माफी मांगती है, जबकि हीरो का शुक्रिया करता है बोलने के लिए। हीरो दावा करता है कि आपने एक हाथ खोने और इतना टाइम को बर्बाद करने के बाद भी उसका डैड काफी ताकतवर है, और एक बर्बादी है कि वो अपनी अद्भुत ताकत और एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करने के लिए इनकार कर रहा है। वो अपने आप से सोचता है कि वो एक डुअल वेल्डिंग स्वॉर्डमैन से कितना कूल स्किल सीख सकता है, और अपने आप से वादा करता है कि वो उस लड़की के पिता रोड को एक बार फिर तलवार उठाने के लिए मोटिवेट करेगा। वो लड़की उसकी नया स्किल सीखने के बारे में सुनती है और स्वागत करती है और कहती है वो लोग शहर के पास की कुछ डंजन में जाएगी। हीरो डंजन के बारे में पूरी तरीके से अनजान है, तो रे उसे बताती है कि डंजन जमीन के नीचे की गुफा है जहाँ मोस्टर हंड्रेड्स में पाया जाता है और पूरी जगह ट्रैप से भरा होती है, जिससे नया स्किल सीखने और ज्यादा रियल लाइफ बैटल एक्सपीरियंस के साथ लेवल अप करने के लिए सबसे ज्यादा अच्छा माना जाती है, जो शॉर्ट गॉड कप के दौरान उनको मदद करेगा। हीरो को कोई आइडिया नहीं है कि वो लोग क्या बात कर रहा है, तो वो समझाती है कि हर साल शहर एक टूर्नामेंट आयोजित करती है जहाँ देश की हर एक अच्छी शॉट में हिस्सा लेती है, अपनी स्किल दिखाने और ये साबित करने के लिए कि वो देश की सबसे अच्छी शॉटमैन है। वो लड़की तुरंत एक फॉर्म निकालती है और हीरो को इसको भरने के लिए कहती है अगर वो इसे लेना चाहता है तो, लेकिन रे के डर के लिए वो उसे उनके सामने फाड़ देता है। रे कॉन्फ्यूज हो जाती है और पूछती है क्या है, वो कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं लेना चाहता, लेकिन हीरो जवाब देता है कि वो लड़की उन्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा है, उसे उसके बदले शादी के सर्टिफिकेट पे साइन करने के लिए दे रही थी। वो लड़की हंसती है और दावा करती है कि उससे पानी में टेस्टिंग कर रही थी, लेकिन हीरो एक अच्छा लड़का बन के थक चुका है और उसे सबक सिखाने के लिए मौके पे चौका मार देता है। अगली सुबह हीरो जागता है तो उस लड़की को उसके ऊपर हमला करते हुए पाता है, लेकिन वो उसे डॉस काटता है और उसे बिस्तर में बांध के चला जाता है। कुछ दिन बाद में वो सब एक साथ डंजन की तरफ जाता है, जहाँ वो लड़की समझाती है कि हर कोई टेलीपोर्टेशन सर्कल में खड़ा हो सकती है, के मदद से वो लोग उस डंजन की लेवल पर टेलीपोर्ट हो सकता है जो वो चाहता है, लेकिन आप सिर्फ उस लेवल पर जा सकते हो जहाँ आप पहले जा चुके हो। वो लड़की दावा करती है कि वो लेवल 12 तक पहुंच चुका है, जबकि रे लेवल 14 तक पहुंच चुका है। हीरो तुरंत रे के साथ लेवल 14 तक जाने का फैसला करता है, लेकिन वो लड़की दावा करती है
है कि ये इस तरह से काम नहीं करेगा और उसे वह दोबारा जाने के लिए शारीरिक रूप से मौजूद रहना पड़ेगा। एक बुरा अनुभव था क्योंकि ईरोल शुरू से ही सबसे ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर के साथ लड़ाई करना चाहता था, लेकिन वो लड़की उससे चिंता न करने के लिए कहती है क्योंकि वो लड़की एक छोटे रास्ते को जानती है जो उन्हें बहुत जल्दी लोअर फ्लोर्स तक पहुंचा देगा। वो उस प्लान से सहमत हो जाता है, लेकिन वो लड़की ईरोल को अकेला करने की कोशिश करती है। दावा करती है कि रे अपनी लेवल 14 की द्वार को जारी रख सकता है क्योंकि ईरोल को 2 गाइड्स की जरूरत नहीं होगी। उसे खींचना शुरू कर देती है, लेकिन ईरोल इतना आसानी से उसके हाथ में नहीं आता और रे को उन लोगों के साथ आने के लिए कहता है। वो पहले फ्लोर पे इंटर करती है जहाँ उन पर तुरंत ही 2 आर्मर नाइट द्वारा हमला किया जाता है। ईरोल अपनी तलवार को निकालती है और उनमें से एक के साथ टकराना शुरू कर देता है जबकि रे दूसरे के साथ लड़ती है। वो हैरान हो जाता है ये देख के कि भारी आर्मर होने के बाद भी वो नाइट्स इनक्रेडिबल एबिलिटी के साथ मूव कर पा रही है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है जिससे वो निपट नहीं सकता। इसीलिए वो अपने स्पीड को इस्तेमाल करता है और नाइट का सर काट देता है। फिर उसे एहसास होता है कि ये पूरा आर्मर खाली है और डंजन्स की माना से उन लोगों को पावर आ रहा है। नाइट्स फिर से मूव करना शुरू कर देता है बिना सर के भी, और रे बताती है कि उनमें कोई असली कमजोरी नहीं है और दर्द भी महसूस नहीं होती। इसलिए ईरोल पैरों पर वार करने की फैसला करता है जो खूबसूरती से काम करता है क्योंकि मैजिक नाइट जमीन में गिर जाता है। रे अपने ओपोनेंट से भी निपट लेती है, दावा करती है कि वो जल्दी रिजेनरेट हो जाएगी, इसीलिए उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले ईरोल उस लड़की से पूछती है कि उसकी क्लास क्या है और वो बहुत गर्व से दावा करती है कि वो एक फेंसर है और उसे ट्रेनिंग ग्राउंड में बाद में जो कुछ भी सीखना चाहता है सिखाने की वादा करती है। लेकिन ईरोल फिर से एक बार उसको रिजेक्ट कर देती है और आगे बढ़ जाता है। दूसरी लेवल में इंटर करने से पहले उन्हें दोबारा से मदद की चीखें सुनाई देता है और जब वो लोग पहुंचता है तो एक खून से लापता हुआ आदमी को जमीन पर घुटने मोड़ के मदद की भीख मांगता हुआ पाता है। रे उसे ऊपर जमीन पर ले जाने की साजिश देता है, लेकिन आदमी मना कर देता है, दावा करता है कि उसके दोस्त अभी भी अंदर है और बॉडी ट्रैप की वजह से बुरी तरीके से घायल है। वो उनसे अपने दोस्तों को बचाने के लिए मदद करने की भीख मांगता है, लेकिन वो लड़की पैसे के बदले मदद करने की बात करती है। उसकी अच्छाई के लिए आदमी अपनी गैम्बलिंग से जीता हुआ पैसे से कुछ पैसा दे देता है, लेकिन ईरोल को कुछ गड़बड़ महसूस होता है। आदमी के पीछे चलता हुआ वो नोटिस करता है कि जब वो इतना ज्यादा घायल है तो होली वाटर के बिना वो अपने आप ऐसे कैसे ठीक हो गया, और खतरनाक आमने की तरफ चलने की बात ही छोड़ दो। उसे एहसास होता है कि खून और चोटें नकली है, लेकिन इस जानकारी को अपने तक रखने की फैसला करता है सिर्फ इसलिए कि एक उस इंटरेस्टिंग और मजेदार चीज की तरफ ले जा सकता है। आदमी उन्हें गुप्त कमरे में ले जाता है जहाँ उन्हें खून का निशान बीच में एक गड्ढा सिर्फ एक सोने के सिक्के के साथ मिलता है। सिक्के को देख के वो लड़की लालचा जाती है और उसे उठाने जाती है, तभी उनके नीचे एक टेलीपोर्टेशन सर्कल दिखाई देता है। रे को एहसास होता है कि एक सेटअप था जबकि आदमी उनके ऊपर गेंस काटता है और दावा करता है कि उसे बस इतना आसान काम के लिए अच्छा खासा पैसा मिला, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए मैजिक सर्कल दूसरों के साथ उसे भी टेलीपोर्ट कर देता है। वो सब एक फ्लोर पर निकलता है जिसे रे ने भी नहीं देखा था, जिसका मतलब यह है कि ये 14 फ्लोर से भी नीचे है, लेकिन अभी तक ताकतवर दुश्मन का कोई निशान नहीं मिलता। घायल होने का दिखावा करने वाला लड़का डर से कांप रहा था और हाकलाते हुए कहता है कि ये डंजन का सबसे नीचे वाला फ्लोर होना चाहिए जहाँ एडवांस शॉर्ट गुड मील मिलता है। अचानक एक रेनबो इनर्स आर्मर वाला नाइट उनके सामने दिखाई देता है, लेकिन वो लड़की शॉर्ट गॉड क्लास की कहानी पर विश्वास करने से मना कर देती है जिसे हर कोई से एक मिथ समझता है। हालांकि ईरोल मुश्किल में होने का एहसास करता है और तुरंत ही उस लड़की को नीचे धक्का दे देता है क्योंकि शॉर्ट गॉड एक आरियल स्लैश किया है जो इतना ताकतवर है कि डंजन की दीवारों को भी तोड़ देता है। बिना टाइम बर्बाद किए शॉर्ट गॉड ईरोल पर अटैक करता है। ईरोल बस टाइम पर अपनी तलवार को सामने करने में कामयाब होता है और अटैक को रोक देता है। हालांकि वो दीवार के साथ जाके टकरा जाता है। उसे एहसास होता है कि वो बस रीइंफोर्समेंट मैजिक ट्रेनिंग की वजह से बच गया जो उसने रे से सीखा था। वो अपने ओपोनेंट पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन नाइट बहुत ज्यादा तेज है और वापस अटैक करने के लिए सारे एडवांस मूव इस्तेमाल करता है। उसके साथ ही वो मुस्कुराता है और दावा करता है कि ये खुद को टेस्ट करने के लिए एक अच्छा मौका है। इससे उसकी पार्टी पूरी तरीके से शॉक हो जाती है जबकि वो वही डिवाइन स्टेप टेक्निक का इस्तेमाल करके दूरी काम करता है और हमला शुरू कर देता है। नाइट को भारों की बौछार से मारता है जो ब्लॉक भी हो जाता है। नाइट को पीछे हटने के लिए मजदूर बना देता है, लेकिन एक स्किल का इस्तेमाल करता है जिसके वजह से कामने का ग्रेविटी बदल जाता है। इस वजह से दूसरों को जमीन पर गिरने के लिए मजबूर होना पड़ता है, लेकिन ईरोल आसानी से अपनी स्थिति बनाए रखता है क्योंकि वो बचपन में यही चीज का सामना किया था। अपने माँ के साथ ट्रेनिंग करते के टाइम पे उसने उसी टाइम पे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया सिर्फ खड़ा रहने के लिए। तो जब उसकी माँ ने हमला किया तो कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन इस बार ये अलग है। वो गोल्ड कॉइन का इस्तेमाल करता है अटैक को नलीफाई करने के लिए जो एक छोटा ओपनिंग पैदा करता है, और ईरोल अपनी सबसे ताकतवर एबिलिटी में से एक जिसे इन्फिनाइट ब्रेक कहा जाता है उसको इस्तेमाल करके इस पर अटैक करता है। नाइट उस अटैक के बाद टुकड़ों में टूट जाता है और
और कमरे में मौजूद सब शॉक हो जाता है। वो फिर होली वाटर से अपनी ताकत को फिर से वापस लेता है। फिर वो सारे टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को इस्तेमाल करके सुरक्षित रूप में बाहर निकल के आता है। बाहर में रूट फिर से पी रहा था जब वो तीन इडियट्स की बातचीत सुनता है जो इस बारे में बात कर रहा था कि उन्होंने किस तरह से ड्रैगन फैंग की नए मेंबर्स को ट्रैप में फंसाया है और शायद वो लोग कभी वापस नहीं आएगा। रोड उनके पास जाता है और एक ही पांच से उनकी टेबल तोड़ देता है। वो लोग जो कुछ भी जानता है वो सब कुछ बताने के लिए हुक्म देता है, लेकिन उसे जॉर्क रोकता है और फिर बेकार शारा भी बुलाता है। रोड तुरंत ही एहसास करता है कि ये जरूर जॉर्क द्वारा किया गया होगा, जिसका मतलब ये है कि उसके बेटी बास के फिरने के चांस बहुत ज्यादा कम है। पूरी तरीके से टूटकर वो जॉर्क की तरफ लपटता है, लेकिन एक किसान की तरह ढकेल दिया जाता है जबकि वो घुटने पे बैठ जाता है। काश कि वो अपनी छोटी बेटी को बचा पाता, लेकिन दरवाजे से अचानक आई एक आवाज उसका ध्यान खींचता है और वो मुड़ता है तो उस लड़की को हीरोल और रे के साथ ताबारान में इंटर करते हुए देखता है। बात करते हुए कि उन्हें कितनी भूख लगी है। वो लड़की अपनी डैड और बदसूरत जॉर्क को नोटिस करता है, लेकिन हैरान हो जाता है कि जब रोड उसे जोर से गाले लगाता है। गॉड का शुक्रिया अदा करता है सुनिश्चित करने के लिए कि उसकी बेटी वापस सही सलामत आ चुका है। रे जॉर्क को बुलाती है और दावा करती है कि उन्होंने उसकी चामचे से सब जानकारी निकाल लिया है, जिसने कॉन्फेस किया है कि ये सब जॉर्क का फिल्म था, लेकिन किसी भी पॉलिटिशियन की तरह वो इसे मानने से इनकार कर देता है। दावा करता है कि डंजन में हर कोई अपनी सुरक्षा के लिए खुद जिम्मेदार होता है और हीरो सोचती है कि ये एक वैलिड पॉइंट है। रोड जैक को कहता है कि वो इससे बच नहीं पाएगा, लेकिन जॉर्ग उसे सिर्फ शराबी बेकार पीस ऑफ ट्रैश बुलाता है और कमरे से बाहर निकल जाता है, जबकि हीरो सोचता है अब उसे किस नया ट्रिक से निपटना पड़ेगा। कुछ दिन बीत जाता है और उस लड़की को एक स्क्रॉल मिलता है जिसमें टूर्नामेंट के सारे प्रीलिमिनरी ब्रैकेट्स है। उसके डर के लिए वो हीरो की ब्रैकेट में निकलती है, जिससे उसकी हौसले तुरंत ही टूट जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि उसका पहला राउंड जीत और असल में अपनी गिल को टूर्नामेंट पे रिप्रेजेंट करने का चांस 0 है। हीरो फिल्म्स के कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा कंफ्यूज है, तो रे उसे बताती है क्योंकि शॉर्ट गॉड टूर्नामेंट इतनी बड़ी संख्या में स्प्रिंग शॉटमैन को आकर्षित करती है, उन सब को मेन टूर्नामेंट पे ले जाना लगभग असंभव है। इसीलिए शहर फिल्म्स को डिस्ट्रोल पर आधारित अलग अलग ब्रैकेट के साथ आयोजित करता है। ब्रैकेट पर किसका सामना किसका होता है ये पूरी तरीके से किस्मत के ऊपर निर्भर करता है और हर ब्रैकेट से जीतने वालों को मेन टूर्नामेंट का सीधा टिकट मिलता है। हीरो स्क्रॉल चेक करता है जो रे पर रही थी और नोटिस करता है कि वो उससे अलग ग्रुप में है। वो गॉड का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि हीरो के साथ टक्कर लेने का उसका कोई मौका नहीं होता। फिर वो गॉड से प्रार्थना करता है कि वो बिना किसी मुश्किल में फिल्म्स को क्लियर कर ले, जबकि हीरो उसकी डैडी इश्यूज पर मजाक करती है। वो लड़की उसे बीच में ही रोक देता है, दावा करता है कि उन्हें ट्रेनिंग के लिए डंजन वापस जाना होगा, लेकिन हीरो इस समय डंजन से बहुत ज्यादा बोर हो चुका है और जाना नहीं चाहता। वो लड़की हालांकि क्यूट बनने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि अगर कुछ गलत होता है तो अपनी डिफेंस के लिए उसे एक ताकतवर आदमी की जरूरत है। रे को एहसास होती है कि वो लड़की इतना ज्यादा निर्लज है और उसे इंडिपेंडेंट होने के बारे में कुछ सिखाने के लिए योजना बनाती है, लेकिन इससे पहले कि वो लोग जाते उससे पहले रोड कमरे में आता है। थोड़ा ज्यादा नाटक करते हुए अपनी बेटी को पकड़ लेती है, उसे एक्स्ट्रा सुरक्षित रहने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि जॉर्क कब दोबारा हमला करने की फैसला करेगा। वो लड़की अपनी डैड की आंखों में डर देख सकता है, इसीलिए वो लड़की गंभीर से सुरक्षित रहने के लिए मान जाती है। इससे पहले कि वो बाहर निकल जाए रोड मुड़ता है और हीरो को चुपचाप उसकी जुड्डी करते हुए पाता है, लेकिन रोड दावा करता है कि उसके पास अभी भी टाइम है वो अपनी बिहेवियर को सुधारे। हालांकि हीरो बस मुस्कुराता है और दावा करता है कि नाइस पर्सन बनने में कभी भी देर नहीं होता और उधर से चला जाता है। कुछ हफ्ते बीत जाता है और आखिर में फिल्म्स का दिन आ जाता है। मैसेज स्टार्ट हो जाता है जबकि दर्शक खुशियां मनाता है, जबकि फाइटर टकराता है, स्पार्क और तलवार की भारों का बौछार होता है। धीरे धीरे ग्रुप पतला होने लगता है जबकि लोग बाहर निकल जाता है और उस लड़की भी हीरो से सामना होने से पहले ही अपनी मैच हार मान लेती है। वो एक कोने में दुखी बैठी हुई है, नतीजा से उदास, क्योंकि वो इस बार कम से कम फाइनल तक पहुंचने की उम्मीद की थी, लेकिन हीरो को उसकी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है। दावा करती है कि वो बिना बात चिंता कर रही है क्योंकि वो ऐसे भी हारी जाती, लेकिन वो लड़की खुद को संभालती है और उसे अपनी सुरक्षा के ऊपर ध्यान रखने को कहती है। भला ही वो ताकतवर हो, उसकी ग्रुप के दूसरे फाइनलिस्ट के पास स्पेशल ट्रिक है। हीरो हालांकि ज्यादा परेशान नहीं लगता और दावा करता है कि उसने डंजन के अंदर लड़ाइयों से लगभग सारे ट्रिक देख ली है, इसीलिए उसे शौक है कि ये ओपोनेंट उसको हैरान नहीं कर पाएगी। लेकिन वो लड़की इतनी श्योर नहीं है और जवाब देती है कि ये लाल बालों वाली शॉटमैन असल में एक मैजिक शॉटमैन है जो अपनी जादू का स्पेल का इस्तेमाल अपनी तलवारों को माना और एक्स्ट्रा पावर से रिइंफोर्स करने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। ये दिलचस्प था क्योंकि हीरो ने
कभी उम्मीद भी नहीं किया होगा कि शहर तलवारबाजी टूर्नामेंट में जादू का इस्तेमाल करने का अनुमति देगा। वो लड़की जवाब देती है कि अपनी क्लास का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ टूर्नामेंट पे इंटर करने के लिए गिल्ड का हिस्सा होना चाहिए। उसके साथ ही अनाउंसर ईरोल को बुलाता है और वो लड़की उसे शुभकामनाएं देती है। वो एरिना पर चलता है और वो लाल बालों वाली लड़की के सामने आता है जो सीधा उसे बताती है कि वो एक मैजिक स्वॉर्डमैन क्लास का है और ये एक एक्सेप्टेड क्लास है, इसीलिए वो नहीं चाहती है कि उसकी जादू की वजह से वो इस लड़ाई को अनफेयर माने और इस बारे में कुस्का है और रोए। ईरोल सीधा उसे कहता है कि उसे कोई ऐतराज नहीं है, वो सबसे अच्छा फाइटर है और वही मैच जीतेगा। उसके साथ ही अनाउंसर मैच को स्टार्ट कर देता है और तुरंत ही लाल बालों वाली लड़की उसके ऊपर फायरबॉल फेंकना शुरू कर देता है। ईरोल मैट्रिक्स की तरह मूव करता है और एक एक करके अटैक को डॉज करने लगता है, जबकि बाकी को डिफ्लेक्ट और स्लैश करता है। जबकि मैजिक शॉट गाल के पास माना का आनंद पुल है और अपनी बौछार जारी रखती है, लेकिन ईरोल डॉज करता है और अटैक्स वेव्स के अंदर से उसके पास आता है। वो तुरंत उसके ऊपर बार करके गिराने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की ब्लॉक करने में कामयाब होता है और एक और फायरबॉल का इस्तेमाल करके उसे पीछे हटने में मजबूर कर देता है। ईरोल इसकी स्किल्स को महसूस करने लगता है और कमेंट करता है कि शॉर्ट रेंज से लॉन्ग रेंज के अटैक में स्विच कर पाना काफी सुविधाजनक है। वो ग्राफ से दावा करती है कि वो गिफ्टेड है और उसके जैसा क्लासलेस यूजर उसे कभी हरा नहीं सकता। ईरोल जवाब देता है कि वो इन दोनों विषयों में से किसी में भी मास्टर नहीं किया, भला ही वो दोनों की बेसिक जानता है। इससे उसे बहुत गुस्सा आती है और उसको अपनी बात को वापस लेने के लिए कहती है। वो अपनी जादू का इस्तेमाल करके आग को अपनी ब्लेड में समा देती है, जिससे उसकी तलवार एक जलती हुई तलवार बन जाती है। दावा करता है कि एक सासा मैजिक स्वॉर्डमैन क्लास का बंदा ही इसी चीज को चला सकती है। इससे आग ईरोल का पीछा करता है। ईरोल शांति से साइड स्टेप काटता है और उस पर बार करता है, लेकिन यहाँ तक उससे भी उसकी इरोटिक मूवमेंट को समझने में मुश्किल हो रहा है। अगली हमला कहाँ से आने वाला है वो उसकी टैलेंट को एक्सेप्ट करता है। दावा करता है कि उसने जरूर काफी मेहनत किया होगा, लेकिन जल्दी वो एक जगह खड़ा हो जाता है और उसे पूरी तरीके से सिखाता है कि एक असली मास्टर कैसा दिखता है और वो अपनी जगह से एक इंच हिले भी नहीं उसकी आग की अटैक को रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है। वो दावा करती है कि भले ही उस लड़की का बेसिक स्वॉर्डमैनशिप उस लड़के से बेहतर थी, वो और भी ज्यादा इफेक्टिव और परेशान करने वाली हो सकती थी, लेकिन इस लेवल पर भी वो मुश्किल से एनपीसी से बेहतर है। इससे लड़की पूरी तरीके से शर्मिंदा हो जाती है और जैसे ही वो लड़की अपनी टेम्पर को खो देती है, ईरोल इस मौके का इस्तेमाल करके उसके ऊपर ट्विन स्लैश फेंकता है जो उसकी आग को पूरी तरीके से बुझा देता है और उसे शॉक कर देती है। इससे पहले कि वो लड़की कुछ समझ पाए क्या हुआ, इससे पहले वो अपना ब्लैंक स्टेप को इस्तेमाल करके उस लड़की के पीछे दिखाई देता है और अपनी पामेल से उसके सर पर मार देता है, उससे बेहोश कर देता है। भीड़ खुशियों से भर जाता है जब जजेस ईरोल को चौथा ब्लॉक का विनर घोषित करता है, लेकिन वो बस यही सोच रहा था वो उस स्किल को कैसे मास्टर और अप्लाई करे जो अभी उसने उस लड़की को इस्तेमाल करते हुए देखा था। उसके कुछ दिन बीत जाता है और आखिर में फाइनल टूर्नामेंट का दिन आ जाता है। वो लड़की अपनी डैड को जगाने के लिए गिल्ड हाउस वापस जाती है और उसे अपने साथ टूर्नामेंट देखने के लिए जोड़ देता है ताकि वो दोनों ईरोल और रे को चेयर्स कर पाए, जिन्होंने अपने ब्लॉक से जीत लिया था और मेन टूर्नामेंट में है। उसकी पिता आंखों भी नहीं खोल पाता और उस लड़की को अकेला जाने के लिए कहता है क्योंकि उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं है। वो लड़की उसे गुस्सा दिलवाने की कोशिश करती है, पूछती है कि क्या उसे डर है वो वहाँ जॉर्क को देखेगा। रोड तुरंत ट्रिगर हो जाता है और उसे बताती है कि जॉर्क से उसे डर नहीं लगता, लेकिन जल्दी वो होश में आ जाता है और एक कामजोरी भरी पल में वो अपनी बेटी को बताती है कि उसने कल अपनी तलवार को उठाने की कोशिश की थी और उसे एहसास हुआ कि वो इस समय इतना ज्यादा रूटली है कि वो शायद अभी शॉर्ट गॉड टूर्नामेंट को भी नहीं जीत पाएगा। इसे उस लड़की को बहुत गुस्सा आती है जो पेलिंस को भी नहीं क्लियर कर पाई। शॉर्ट गॉड टूर्नामेंट जीतना तो बहुत दूर की बात है, जबकि वो खुद को रोशी कह रहा है। वो उसे कहती है कि वो उस बारे में कैसे सोच सकती है कि वो अभी भी टूर्नामेंट के फाइनल में लड़ने वालों के साथ टक्कर ले सकता है, जबकि दूसरे स्वॉर्डमैन अपनी पूरी जिंदगी ट्रेनिंग करता है, वो भी पहले राउंड को क्वालिफाई नहीं कर पाती। आखिर में रोड जाने के लिए सहमत हो जाता है और स्टेडियम के रास्ते में जाते हुए सोचता है कि उसने रे को किस तरह से ट्रेनिंग करवाया था जब उसके पास दोनों हाथ था। वो उस पालों के बारे में गहराई से सोचता है और हैरान हो जाता है रे कैसे परफॉर्म करेगी, क्योंकि वो उसकी सबसे पुराना स्टूडेंट है और वो उसके साथ में कनेक्टेड है। टूर्नामेंट पे वापस रे अपने हौसले को खो रही है। वो चिंता से अपने पैर को हिलाते हुए जमीन पर देख रहा है और ईरोल से डर जाती है जो पूछता है कि क्या उससे डर है वो पहले ही मैच में एक दूसरे के साथ टकरा सकता है, और वो ईरोल को मारने की कोशिश करता है। इससे वो अपनी डर को भूल जाती है, लेकिन ईरोल उसकी मुट्ठी को पकड़ लेता है। तभी जजेस घोषणा करता है कि पहला मैच जॉर्ग द डिफेंडिंग चैंपियन और ईरोल द क्लासलेस पिनोम के बीच होगा, जो अब तक अपनी लॉसलेस रन की वजह से सबको हैरान कर दिया है। वो जाने के लिए उठता है, लेकिन रे उसका हाथ पकड़ लेती है, उसे
उसे शुभकामनाएं देती है। उसके साथ ही हीरो एरिना में एंटर करता है, जहाँ वो लड़की उसे बोलता है कि उसे जार की गांड मारकर उसकी 46 टुकड़ों में काट डालना होगा। लेकिन जब भी हीरो जार को एरिना में आता हुआ देखता है, उसे एहसास होता है कि कुछ तो गलत है। जार की आंख पर्पल हो गया है, उसका दांत और सींग उग गया है। ऐसा लगता है कि जैसा उसने अभी अभी अपने आत्मा को डीमन को बेच दिया है। हीरो की स्पाइडी सेंस ट्रिगर हो जाता है और उसे एहसास होता है कि ये आदमी खतरनाक हो सकता है। लेकिन रोड को तुरंत एहसास होता है कि क्या हो रहा है। वो उस तलवार को नोटिस करता है जो जाग ने पकड़ा हुआ है और हीरो को पीछे हटने की चेतावनी देता है, क्योंकि उसने एक बहुत ताकतवर डीमन को ट्रैप्ड हुआ तलवार को पकड़ा हुआ है। जब जॉक बोलता है उसका आवाज थोड़ा सा अलग लगता है। वो दावा करता है कि उसने नहीं सोचा था कि कोई उसे पहचान पाएगा। वो लड़की कंफ्यूज है क्योंकि जॉर्ज को पता होना चाहिए रोड कौन है, लेकिन रोड जवाब देता है कि डीमन ने इस टाइम पे जॉर्ज को कंट्रोल में रखा हुआ है। इसका मतलब है कि जॉर्ज का अभी किसी चीज पर कंट्रोल नहीं है। रोड दावा करता है कि तलवार असल में वही तलवार है जिसे स्वॉर्ड गॉड ने डीमन किंग को हराने के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन मारने से पहले डीमन ने उस तलवार को काट कर दिया था, जिसकी वजह से इसको रॉयल रिपोजिटरी में बंद होना चाहिए था। डीमन मुस्कुराता है और दावा करता है कि उसको सैकड़ों सालों से बंद करके रखा हुआ था, लेकिन वो पेटेंट करता है कि वो जानता था एक दिन कोई उसको फ्री करेगा और खुद के लिए ताकत दावा करने के लिए आएगा। और वही जॉर्ज के साथ हुआ है। वो स्टूडियो में सबको घोषणा करता है कि वो गिल्डा नाम का डीमन है, डिस्ट्रॉयर ऑफ मैनकाइंड। इससे रे बाहर आ जाती है और दावा करता है कि उसने हमेशा सोची थी कि गिल्डा एक मिथ है, बचपन में डराने के लिए कहानी। वो डीमन जो पूरे प्लेनेट को नष्ट करने के लिए काफी ताकतवर हो गया था। हम लोग उसके नाम को पहचान कर अफरा तफरी और डर में स्टेडियम से भागने लगता है, जिससे भागम भाग होने लगता है। हालांकि गिल्डा इंसानों को अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाने की आवाज का आनंद लेने लगता है और उन्हें इतना आसानी से भागने नहीं देगा। इसीलिए वो अपने नीचे एक मैजिक सर्कल बनाता है, पूरे स्टेडियम को जादू एनर्जी का डोम में घेर देता है, लोगों को क्वाइट और बंद कर देता है। वो उस डर पर हंस रहा है जो उसने पैदा किया है, दावा करता है कि इंसानों की चीख उसके कानों के लिए म्यूजिक जैसा है और वो उन सभी को मारने के टाइम पे इसका आनंद लेगा। उसको शौक करते हुए हीरो अपनी जगह से नहीं हिलता और असल में वो अपनी तलवार खींची हुई है। गिल्डा उसे अपनी जान बचाने के लिए कहता है, लेकिन हीरो दावा करता है कि उसे विश्वास है कि वो उसे हरा सकता है, क्योंकि उसे पहले एक बार हराया जा चुका है, जिसका मतलब यह है कि वो इनविंसिबल नहीं है। डीमन हंसता है और दावा करता है कि पिछली बार उसे एक स्वॉर्ड गॉड ने हराया था और जॉक की याद के मुताबिक इस टाइम पे कोई स्वॉर्ड गॉड जिंदा नहीं है। हीरो पाल्टा भर करता है कि अभी भी एक स्वॉर्ड गॉड जिंदा है जो उसकी अपनी माँ है और वो उसे बिना स्वॉर्ड गॉड बने भी हरा सकता है। मोस्टर हंसने से खुद को रोक नहीं पाता, लेकिन जल्दी उसकी मुस्कान गायब हो जाता है जब हीरो उसके ऊपर हमला करता है। डीमन को पीछे हटने में मजबूर कर देता है इससे पहले कि वो पलटा भर करे। हीरो अटैक करके दौड़ता है जबकि डीमन वहाँ पे शौक में खड़ा रहता है। ये एहसास करते हुए कि इस लड़के ने अभी डिवाइन स्टेप टेक्निक का इस्तेमाल किया जिसे सिर्फ स्वॉर्ड गॉड ही इस्तेमाल कर सकता था। हालांकि हीरो रुकता है और उसी टेक्निक का इस्तेमाल जारी रखता है। डीमन पर स्टेडियम से हमला करता है, लेकिन डीमन बस मुस्कुराता है और दावा करता है कि हीरो भूल गया है कि वो एक स्वॉर्ड एम्परर की बॉडी में है। इसका मतलब है कि हीरो का अटैक उसको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। उसके साथ ही डीमन ऊपर की तरफ उछलता है और हीरो की कंधे के ऊपर अटैक करके उसे जमीन के ऊपर गिरा देता है। ये सोचकर कि लड़का खत्म हो जा चुका है। जब दुआ हटता है वो शौक हो जाता है क्योंकि हीरो ने ज्यादा कुछ नुकसान में उसके अटैक को हजम कर लिया है उसकी रे के साथ ट्रेनिंग की वजह से। इससे गिल्डा थोड़ा सा हिल जाता है और हमलों के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन हीरो शांति से अपना इन्फिनाइट ब्रेक अटैक से अटैक करता है। डीमन पर कई दिशा से बार और काट करता है, उसे अटैक की बौछार में पूरी तरीके से दबोच लेता है। इससे गिल्डा का PTSD ट्रिगर हो जाता है क्योंकि उसे और कोई शंका नहीं है कि हीरो एक स्वॉर्ड गॉड का सारा अटैक को इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वो विश्वास नहीं कर पाता कि एक मामूली लड़का उस लेवल का स्वॉर्डमैन कैसे हो सकता है। इससे पहले कि वो और कोई प्लान सोच पाए, हीरो एक ताकतवर स्लैश इस्तेमाल करके डीमन को खत्म कर देता है जो धूल के बादल में जमीन पर गिर जाता है। हर कोई हीरो के लिए खुशियां मनाता है ये सोचकर कि उसने डीमन गॉड को हरा दिया है, लेकिन गिल्डा अभी मारा नहीं था क्योंकि उसकी असली बॉडी तलवार थी और जो भी नुकसान हुआ है जार का बॉडी का हुआ है। वो जल्दी से एक नया होस्ट का ताला शुरू करता है और तुरंत रोड की तरफ कूदता है। हीरो रे को रास्ते से दूर धक्का देने में कामयाब हो जाता है जबकि रोड अपनी बेटी को रक्षा करने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है। जब धूल हटता है रोड डीमन शॉट को अपने हाथों से पकड़ा हुआ खड़ा हुआ है और उस लड़की को पकड़ लेता है, ब्लेड उसकी गर्दन के ऊपर रख देता है। हीरो खुद को कोसता है कि उसको तलवार के ऊपर अटैक करना चाहिए
चाहिए था जार को हराने के लिए उसके बॉडी के ऊपर नहीं, लेकिन अब बहुत देर हो चुका है। वो हीरोल को कहता है कि अगर वो 1 इंच भी हिला तो ये लड़की मारा जाएगी, लेकिन हीरोल आजादी से इधर उधर घूमता है और उसे कहता है कि वो इस लड़की को मार नहीं सकता। रे नहीं जानता है कि वो एक असल डीमन को क्यों प्रोवोकिंग कर रहा है, लेकिन जब गिल्डा उस लड़की को मारने की कोशिश करता है तो हाथ हिलने से इनकार कर देता है। हीरोल दावा करता है कि रोड जॉक से बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए उसको कब्जे में लेना इतना आसान नहीं है। रोड तलवार को जमीन में घोप देता है, उस लड़की को आजाद करता है, जबकि गिल्डा लाने और कंट्रोल लेने की कोशिश करता है। हालांकि रोड उसके लिए बहुत ज्यादा है और डीमन की कब्जे से अपने आप को आजाद करने में कामयाब हो जाता है। तलवार हीरोल की तरफ फेंक देता है, जो उसे काट काट धूल बना देता है, डीमन को हमेशा के लिए मार देता है। कुछ दिन गुजर गया, इसलिए हॉरिफिक इंसिडेंट लिस गिल्ड के लिए अच्छी साबित हुआ। जब से हीरोल ने स्वॉर्ड गॉड कप जीता, ये आम बात हो गई थी कि ड्रैगन फैंग अपनी पुराना सबसे मजबूत गिल्ड होने का स्टेटस वापस पाने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर बहुत सारे जोशीले स्वॉर्डमैन गिल्ड में शामिल होने लगे, ये सोचकर कि उन्हें स्वॉर्ड गॉड कप जीतने वाला हीरोल खुद सिखाएगा। मगर उनकी बदकिस्मती, उन्हें हीरोल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस और स्ट्रिक्ट टीचर मिला, जिनका नाम रोड था। पिछले घटना के बाद रोड बदल गया था और उसकी कॉन्फिडेंस वापस आ गया था और रूथलेसली नए मेंबर को वही जोश से ट्रेनिंग करवाने लगा जो उसमें पहले था। वो अकेला ही सारे नए रिक्रूट से लड़ता, उन्हें बुरी तरीके से पीटता और तब तक ट्रेनिंग करवाता जब तक वो लोग बेहोश न हो जाए। एक नया रिक्रूट पिलर के पीछे छुप गया। लियो ने उसे देखा और पकड़ लिया। उसने उसे डांटा कि उन्होंने सब उसको गिल्ड में इसीलिए लिया कि उसने पूरी लगन से ट्रेनिंग करने का वादा किया था। रिक्रूट ने सर झुकाकर कहा कि उसने सोचा नहीं था कि रोड खुद अपनी शैतानी रूल से ट्रेनिंग करवाएगा। फिर उसने लियो से पूछा कि क्या हीरोल भी जल्दी ट्रेनिंग करेगा। लियो ने लंबी सांस ली और रोते कहा, हीरोल तो कप जीतने के बाद गिल्ड छोड़ दिया है। और रे भी उसके पीछे पीछे चले गई। उसने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों चले गए, पता नहीं कब वापस आएगा। इसी बीच हीरोल पहले ही जंगल में था, उसी एडवेंचर की कार्ट में जो उसे शहर ले आया था। ड्राइवर हैरान था कि स्वॉर्ड गॉड जीतने और सेलिब्रिटी बनने के बाद भी हीरोल इतनी जल्दी चीटी छोड़ के जा रहा है। हीरोल ने शांति से कहा, मैं स्वॉर्ड गॉड कप जीत लिया, जो सबसे ज्यादा मजबूत स्वॉर्डमैनशिप का मुकाबला था। मतलब कि मैं बेस्टा के सबसे अच्छे लोगों को हरा दिया है। अब यह रोकने का कोई कारण नहीं है। ड्राइवर कॉन्फ्यूज था, सबसे मजबूत होने का टाइटल मिलने के बाद भी क्यों रुकना नहीं चाहते। हीरोल ऐसे जगह पे रुकना नहीं चाहता था जहाँ पे उसे कोई चैलेंज नहीं मिलेगा। ड्राइवर ने पूछा, तुम विलेज क्यों वापस जा रहे हो, घर की याद आ रहा है। हीरोल जवाब दिया, मैं सिर्फ अपना स्किल टेस्ट करना चाहता था और देखना चाहता था मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ। ड्राइवर को समझ नहीं आया। हीरोल ने कहा, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मैं मेरे माँ को स्विंग में हरा सकता हूँ। थोड़ी देर बाद विलेज पहुँचे और चुपके से घर में घुसने की कोशिश की ताकि फूल चुन रही माँ को सरप्राइज दे सके, पर उसकी माँ बहुत एक्सपीरियंस थी। आते ही उसे महसूस कर लिया और नाम से पुकारा। हीरोल हैरान हुआ और मुस्कुरा के कहा, मुझे दुनिया की सबसे मजबूत फाइटर ने पकड़ लिया, किसी टैलेंटलेस औरत ने नहीं। उसकी माँ मुड़ी और उसे सर से पैर तक देखा, बोली कि उसे अच्छी एक्सपीरियंस मिला है। हीरोल ने बताया कि उसने स्वॉर्ड गॉड कप जीता है। माँ खुश हुई और कही, अब हमारे फैमिली के अंदर 2 लोग हैं जो उस मुकाबले को जीता है। हीरोल मुस्कुराया, पलक झपकते ही उसकी माँ गायब हो गई और फूल लेकर उसके चेहरे के सामने आई। कहे, ये फूल कितनी अच्छी खुशबू दे रही है। हीरोल शॉक, अगर वो फूल की जगह स्वॉर्ड होता तो उसका खेल खत्म हो जाता। उसने सोचा, अगर माँ की लेवल तक पहुँचना है तो मुझे अभी भी और भी ट्रेनिंग करना है। वो मुस्कुराई और कहा, आपने मुझे बिना बताए एक अच्छे सबक दिया। माँ भी मुस्कुराई और कही, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी आंखों को देखे सब कुछ समझ जाती हूँ। उसने और भी कहा, अगर वो लोग यहाँ पे लड़ेंगे तो पूरा घर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उन्होंने माउंटेन के पीछे ट्रेनिंग ग्राउंड में लड़ने का फैसला किया। दोनों तलवार लेके ट्रेनिंग स्पॉट में मिले। माँ मुस्कुराई और कही, मेरा बेटा कितना ज्यादा मजबूत हो गया है। हीरोल ने चेतावनी दी, हल्के में मत लेना, पिछली बार से बहुत इम्प्रूव हुआ है। उसकी माँ ने से मुस्कुराई और पल भर में तलवार निकाल के उसके सामने आ गई। हीरोल ने ब्लॉक किया, चिंगारी निकलने लगा। वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। माँ मुस्कुराई और कही, ये मत सोचता कि मैं सीरियस नहीं हूँ, जानता था कि एक पल की गलती भी भयानक डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। उसने सोचा कि ये अटैक ब्लॉक कर पाए इसलिए क्योंकि उसने पीछे भी यही चीज देखी थी। उसने आगे बढ़कर हमला करने की सोचा। उसने उसकी तलवार से बचा हवा में कूदा, डिवाइन स्लैश और ट्विन स्लैश को एक साथ मिलाकर उसकी माँ के ऊपर छोड़ा। उसकी माँ ने आसानी से अटैक को पैरी की और जोश से पूछा, तुमने एक साथ दोनों स्किल का इस्तेमाल की। हीरोल ने हामी भरी, फिर पूछा कि उसने कौन सी स्किल की मदद से उसके हमले को रोके। माँ हैरान हुआ, बोली कि उसने तो सिर्फ तलवार घुमाई थी। हीरोल शॉक, उसने सोचा कि मेरे अटैक इतना आसान है कि उनको स्किल भी इस्तेमाल नहीं करनी पड़ी। दोनों लड़ते रहे। मैसिव शॉक वेव ने गाँव वालों को डरवा दिया। उन्होंने सोचा 2 मॉन्स्टर लड़ रहा है। हीरोल एरियल लाभ से हवा में कूदकर हमला कर रहा था,
पर माँ ने उसे पीछे धकेल दिया। दोनों जमीन पर वापस आए। माँ मुस्कुराई और कही, अब शायद मुझे पूरी ताकत निकलनी पड़ेगी। उसने अपनी तलवार की डिवाइन स्ट्रेंथ छोड़ दी। इरोल ने भी वही किया। दोनों फिर से क्लैश हुआ। इसी बीच रेबी विलेज पहुंची। उसने देखी कि सब कुछ खाली है। वो इरोल के घर गई। इरोल की छोटी बहन ने दरवाजा खोला। उसे अच्छी नहीं लगी कि कोई लड़की आके उसके भाई के बारे में पूछती है। उसने रे को वापस भेजने की कोशिश की। दरवाजा बंद करने लगी। तभी इरोल और उसकी माँ खारोश खाए हुए वापस आए। इरोल हैरान हुआ रे को देखकर और कहा, मैं जंगल में माँ के साथ स्पैरिंग कर रहा था। माँ प्राउड से बोली कि मेरे बेटे बहुत मजबूत हो गई है और आज उसने मुझे हरा दिया। इरोल मुस्कुराया, हम दोनों बराबर का था। मैं सिर्फ ताकत से उन्हें हराया। रे शॉक, उसकी माँ तो असली माइथोलॉजिकल शॉर्ट गॉड है। इरोल ने कहा कि अगर माँ अपने पहले वाले दिनों में होते तो उसे आसानी से हरा देती, पर अब भी वो सबसे मुश्किल दुश्मन है जिसका मैं सामना किया है। वो सब अंदर गए और केक खाने लगे। माँ इंटरेस्ट थी कि इरोल इस प्यारी लड़की को कैसे जानता है। इरोल बताया कि वो शहर में एक साथ रहते थे। माँ के आँख सितारों जैसे चमकने लगे। क्या यही वो लड़की है? रे ने तुरंत साफ किया, हम एक ही गिल्ड में था और कुछ नहीं। रे को याद आया कि वो क्यों आई थी। उसने पूछा, तुम गिल्ड से इतनी जल्दी क्यों चले आए? इरोल ने कहा कि उसने रेजिग्नेशन लेटर छोड़ दिया था। रे ने कहा, कम से कम बात करके गुड बाय तो कहना चाहिए था। इरोल ने भी लापरवाही से कहा, शहर में कोई कंपटीशन नहीं था, इसीलिए जाना जरूरी था। माँ ने पूछा कि क्या उससे चिंता में आता गई। रे ने मानना किया और कही, मैं तो आपकी स्टूडेंट बनना चाहती हूँ ताकि आपकी सारी टेक्निक सीख सकूं। माँ ने पूछी, क्या वो इरोल के लिए गुड हाउसवाइफ बनना सीखना चाहती है? रे आर्ग्यू करती है। तभी उसके पीछे इरोल के घर के सामने से एक फैमिलियर आ जाई। रे के फादर एवेंस का। एवेंस ने इरोल की माँ को बुलाया और कहा, हमें तुरंत जंगल में जाना होगा। कुछ बहुत मजबूत मॉन्स्टर ने अभी जंगल को डिस्ट्रॉय कर दिया है। माँ ने जल्दी से सोचा और कहा कि मैं और इरोल पहले वहाँ गया था और मॉन्स्टर को संभाल लिया, अब कोई परेशान नहीं होगी। एवेंस रिलीफ महसूस किया और कहा, मैं गाँव वालों को बता दूंगा, अभी किसी को भागने की जरूरत नहीं है। तभी वो अपनी बेटी रे को देखा और कहा, तुम हर दिन अपनी माँ जैसे लग रहे हो, तुम यहाँ पे क्यों हो? रे जवाब दे पाती उससे पहले इरोल की माँ कूद पड़ी। रे अच्छी पत्नी बनना सीखना चाहती है। रे ने बहस की कि मैं तो एक अच्छी शॉर्टमैन बनना चाहती हूँ। इरोल की माँ ने कहा, चिंता मत करो, मैं उससे शॉर्टमैन और अच्छी पत्नी बनना दोनों ही सिखाऊंगी। इवेंट चला गया। इरोल ऊपर अपने फादर की स्टडी रूम में गया जो मैजिकल सिंबल्स के साथ बिजी था। फादर ने ग्रेट किया और कहा, मैं एक ब्रेक थ्रू की करीब हूँ। इरोल को कोई इंटरेस्ट नहीं थी। उसने सीधा कहा, मैं माँ को हरा दिया है, अब आपसे मैजिक सीखना चाहता हूँ। फादर ने उसे शॉर्ट गॉड को हराने के लिए बधाई दी पर तुरंत ही मना किया, तुम मैजिक नहीं सीख सकते। किचन में माँ ने रे को सब्जी काटने के लिए चाकू दिया। रे ने तलवार के अलावा कुछ नहीं पकड़ा था। उसने चाकू को तलवार की तरह यूज किया और पूरी टेबल को तोड़ दी। माँ और छोटी बहन दोनों शॉक हो गई। थोड़ी देर बाद इरोल और फादर ने टेबल ठीक की। फादर ने टूटी हुई मॉक को मैजिक से ठीक करके दिया। टूल वापस रखते हुए फादर ने फिर से इरोल को मैजिक सीखने की कोशिश करने से मना कर दिया। फादर ने समझाया, तलवार के साथ तुम हर दिन प्रैक्टिस कर सकते हो और धीरे धीरे अच्छा हो सकते हो। टूटी हुई तलवार तुम्हारी मेहनत की साबुत है, लेकिन बिना माना पुल की मैजिक सीखना बिना हाथों से तलवार चलाने जैसा है, ये इम्पॉसिबल है। इरोल ने अपनी फादर से पूछा, आपको कैसे पता कि मेरे पास कोई मना नहीं है? फादर ने जवाब दिया, अगर मना होता तो तुम्हें क्लास मिल चुके होते। इरोल ने कहा, एक दिन जब मैं रे के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, मैंने गिल के सारे होली वाटर खत्म कर दिया था। ये देखकर लोली नाराज हुई थी और कही थी, हम पहली कारज में है और तुमने गिल के सारे होली वाटर खत्म कर दिया। उसने होली वाटर की जगह माना रिकवरी पोशन दी और उसे पीने को कहा। जब से मैं वो पोशन पीना शुरू किया तब से मेरे बॉडी के अंदर थोड़ा सा माना फील होने लगा। ये सुनकर फादर इंटरेस्टेड हो गया। उन्होंने टेस्ट करने का सोचा। इरोल को थोड़ा सा माना अपने हाथ पर रिलीज करने का कहा। हैरान से इरोल वैसा ही किया पर तुरंत ही बेहोश हो गया। ये सिर्फ साबुत था कि इरोल के अंदर थोड़ा सा माना है। जब इरोल होश में आया उसने पूछा कि वो मैजिक कैसे कर सकता है। फादर ने कहा, तुम्हारे माना पुल तो न्यूबॉर्न बेबी से भी छोटा है, इसको हर दिन ट्रेनिंग करके बढ़ाना होगा। ट्रेनिंग तो इरोल सबसे ज्यादा अच्छा कर सकता है। उसने माना पोशन खरीदे और हर दिन ट्रेनिंग शुरू की। 6 महीने बाद उसने इतना माना इकट्ठा कर लिया कि वो कामजोर माना पुल वाले लोगों की कैटेगरी में आ गया। फादर बहुत खुश हुए और कहा, अब तुम्हें मैजिक एकेडमी जाना चाहिए जहाँ मैंने सारे स्पेल सीखा था। उन्होंने स्पेल से भरे कागज दिए और कहा, मैजिक करने के लिए सब सीखने होंगे। इरोल के अंदर बहुत ज्यादा उम्मीद बढ़ गया। शाम को डिनर पर बैठे माँ ने कही, रे अभी हाउस वर्क और शॉर्टमैनशिप दोनों में अच्छी हो रही है। फादर ने बताया कि इरोल अब विज़ार्ड बनने की राह पर है। 3 साल गुजर गई। रे इरोल की माँ से तलवारबाजी और अच्छी पत्नी बनना सीखते रही। आज सुबह मदर ने उसे सुबह की चाय बनाने के काम दिया। रे घबरा गई पर जल्दी से चाय बना लाई और कांपते हाथों से दी। मदर ने चिप की ली और थोड़ा सा टेस्ट किया, फिर खुशी होकर कहा, चाय बिल्कुल अच्छी बनी है। रे
मैं जितना सोचा था उससे ज्यादा खुश हुई। तभी ऊपर से रोने की आवाज आई। ईरोल की छोटी बहन मेरा रो रही थी और रोते रोते गाई कि ईरोल को जगाने गई, पर वो गायब था। सिर्फ एक नोट छोड़ गया। रे और मदर ने नोट देखा, उस पर सिर्फ एक ही लाइन थी, मैं ट्रेनिंग के लिए आरसल द सिटी ऑफ मैजिक में जा रही हूँ। मदर थोड़ी सी उदास हुई कि वो गुड बाय भी नहीं कह सका। मैरी अभी भी रोते रही। रे को एहसास हुआ कि वो जब छोटी थी और शॉर्ट सिटी गई थी तो उसकी फैमिली पर कैसा असर पड़ा था। ईरोल की मदर ने तुरंत रे से कही कि वो इस तरह ना जाए। रे ने कही कि वो ऐसा नहीं करेगी, उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। मदर ने सोची कि पहले बेटी गई और अब ईरोल भी गया, पता नहीं कब मिलेंगे। इसी बीच ईरोल पहले विलेज की बाहर था, उसी नाइट कार ड्राइवर के साथ। ड्राइवर हैरान हुआ उसे फिर से देखकर। ईरोल ने पूछा कितना टाइम लगेगा। ड्राइवर ने जवाब दिया लगभग 2 दिन। ड्राइवर ने कहा कि ईरोल बहुत ज्यादा अजीब है, ब्रेया में ताकत दिखाई, शोहरत चोरी और गाँव वापस आ गया। 3 साल गायब और अभी एरिसल मैजिक सिटी जा रहा है। ईरोल ने कहा कि मैं एग्जाम में किस्मत आजमाना चाहता हूँ। अचानक एक लाल बालों वाला लड़का ईरोल से पूछा, क्या तुम भी मैजिक एकेडमी एंट्रेंस एग्जाम के लिए जा रही हो? उसको अजीब लगा कि ईरोल एक नॉर्मल एग्जाम से ज्यादा बड़ा है। इससे पहले कि ईरोल जवाब दे पाता, एक नीलो बालों वाली लड़की गुस्से से बोली, लोगों का मजाक मत उड़ाओ। साफ है कि ईरोल कई सालों से फेल हुआ आ रहा है। ईरोल बोलने ही वाला था कि ये मेरा पहली बार है, लेकिन नीली लड़की टोक के कहा, कमजोर लोगों को अपनी कमजोरी जीतने की कोशिश करते हुए देखना काफी काबिले तारीफ है। लाल लड़का और नीली लड़की लड़ने लगे। ग्रीन लड़की उन्हें रोकने की कोशिश करी पर फेल हो गई। लाल लड़का ईरोल की तरफ मुड़ा और कहा, आप कौन सी मैजिक में स्पेशलाइज्ड है? मैं रेड मैजिक करता हूँ। ईरोल ने सोचने लगा फादर ने उससे मैजिक की एफिनिटी सिखाई थी। ब्लैक डार्क को रिप्रेजेंट करता है, व्हाइट लाइट को, येलो अर्थ को, ग्रीन विंड को, ब्लू वाटर को और रेड फायर को। सोची कि उसके पास कोई खास एफिनिटी नहीं थी, इसीलिए फादर ने उसे हर तरीके का मैजिक सिखाने की कोशिश की। वो होश में आया और लाल लड़के को कहा, मुझे नहीं पता मैं कौन सी मैजिक इस्तेमाल कर सकता हूँ, मेरे पास कोई क्लास नहीं है। लड़का हैरान हुआ। नीली लड़की ने उसे लूजर कहा, तुम मजाक कर रहे हो, बिना क्लास वाले मैजिक एकेडमी जाने का सपना भी नहीं देख सकता। लाल लड़का गुस्से में ईरोल से बोला, मजाक करना बंद करो। ईरोल ने कहा कि वो मजाक नहीं कर रहा। उसने अपनी क्लास कर सभी को दिखाया और सभी लोग देखा कि वो असल में क्लासलेस है। जवान बच्चे शौक हुए और कहा, तुम कभी भी एग्जाम पास नहीं कर पाओगे। इससे पहले कि ईरोल और कुछ कह पाता, जंगल के अंदर से जोर से गुर्राने की आवाज आई। ईरोल ने आवाज को पहचानी और कहा, ट्रोल किंग वो अपनी गहरी नींद से उठ गया है। लाल लड़का घबरा गया और चिल्लाया, भागो, ट्रोल किंग बहुत ज्यादा मजबूत है। नीली लड़की ने ड्राइवर को जल्दी से चलाने के लिए कहा। ड्राइवर डर गया और कहा, गुर्राने की आवाज से मेरे घोड़े बेहोश हो गया है। लड़की ने हालात देखी, भागने का कोई रास्ता नहीं है, लड़ना ही पड़ेगा। उसने प्लान बनाया, ट्रोल तो ट्रोल ही होता है, हम मिलकर इस धीमे बीच को हरा देंगे। उसका प्लान टूट गया जब ट्रोल किंग एक बहुत बड़े डंडे के साथ जंगल से बाहर निकला। लाल लड़के ने लड़की को शांत किया, ट्रोल बहुत बड़ा है पर शांत रहो, उसे हराओ। इससे पहले कि वो लोग कुछ कर पाते, उन्होंने सामने और कुछ देखे बहुत ज्यादा डर गए। ट्रोल किंग को एक बहुत बड़े डंडे आके हवा में पटक दिया। एक और बिग ट्रोल जंगल से बाहर आए। लड़की घुटने पर गिर गई, कांप रही थी। उन्हें लगा कि उनका मैजिक इस बीस्ट के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन लाल लड़का शांत रहा क्योंकि वो लड़कियों के सामने डर नहीं सकता। लाल लड़का गाड़ी से कूदा, खुद को शांत किया, मैजिक वांड निकाला और पूरी मना से फायरबॉल ट्रोल के चेहरे पर मारा। एक पल के लिए लगा कि जीत गया, पर धूल हटा तो ट्रोल बिल्कुल ठीक और ज्यादा गुस्से में बाहर आया। लड़का ने सारा माना उस अटैक पर लगा दिया था, अब भागने के लिए भी मना नहीं था। ट्रोल ने हमला करना शुरू किया, तभी ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ और ट्रोल राख बन गई। ये देख के सब हैरान हो गया। ईरोल पीछे से निकला और कहा, शायद मुझे थोड़ा सा कमजोर लगना चाहिए था। लाल लड़का शौक था। लड़कियों आपस में बोली, एक्सप्लोजन मैजिक तो बहुत एडवांस मैजिक है जो सिर्फ मजबूत मैजिक इस्तेमाल कर सकता है। ईरोल ने उन पर ध्यान नहीं दिया। वो घोड़े के पास गए और तुरंत हीलिंग स्पेल इस्तेमाल करके उन्हें ठीक किया। जब वो मुड़ा, लाल लड़का उसके सामने घुटने पे आके माफी मांग रहा था और कहा, मेरे मास्टर बन जाओ, मैं भी महान विजार्ड बनना चाहता हूँ। ईरोल ने समझाने की कोशिश की, तुम लोग गलत समझ रहे हो, मैं को विजार्ड नहीं हूँ, सिर्फ एग्जाम देने के लिए आया हूँ। उसने फिर से उन्हें क्लास कार्ड दिखाया। हरी लड़की ने बोली, वो जरूर कोई बहुत बड़ी मेज है, आइडेंटिटी छुपाने के लिए नकली कार्ड यूज कर रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग ठीक न होने पर ईरोल ने आगे बढ़ने का फैसला किया। 2 दिन बाद वो सुबह सुबह आर्सर पहुंचे। शहर झील के बीच में था और उधर जाने के लिए 2 ब्रिज था। लड़की को शौक थी कि गामंडी लाल लड़का अब पालतू कुत्ते की तरह ईरोल की चक्कर कर रहा था। अंदर आने पर लड़की ने ईरोल को कहा कि वो रेड मैजिक का एग्जाम देने जा रहा होगा, इसीलिए वो भी साथ जाएगा। हरी और नीली
लड़की अर्थ और वाटर मैजिक एग्जाम देने जाएंगी। ईरोल को पता चला कि कोर्स और टेस्ट मैजिक की एफिनिटी पर डिवाइडेड है। उसने सोचा कहीं ये लोग भी मुझे बेस्टा की तरह क्लासलेस होने की वजह से रिजेक्ट न कर दे। हैरानी से वो रिसेप्शन डेस्क पर पहुंचा। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराई, कार्ड पर स्टैम्प लगाई और रोल नंबर दिया। ईरोल ने पूछा बिना क्लास के भी ठीक है। रिसेप्शनिस्ट ने कहा हर इंसान को एग्जाम देने का बराबर हक है, इस जगह पे कोई भेदभाव नहीं होगा। ईरोल ने जाना कि ये जगह बेस्टा से कितना अलग है और टेस्टिंग ग्राउंड की तरह बड़ा। वहाँ बच्चों की लाइन लगी थी। एक ने छोटा फायरबॉल मारा और मेटल नाइट पर लगा, वो पास हो गया। इससे पहले कि ईरोल समझ पाता, एक और चमकीले लाल बालों वाला लड़का एरिना पे आया। उसने इंस्ट्रक्टर से पूछा क्या वो उसके मेटालिक डॉल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इंस्ट्रक्टर ने कार्ड चेक किया और कहा लड़का एडवांस मैजिक यूजर है जो बहुत रेयर है। ये सुनकर सब शॉक हो गया। लड़के ने फ्लेम का पिलर बनाया जिसने पूरे नाइट को लापट लिया। वो प्राउड से देखा पर लाल लड़के ने बोला मेरे ईरोल तो इससे भी अच्छा कर सकता है। घमंडी लड़के गुस्से में कहा तुम्हें लगता है आम आदमी एडवांस मैजिक यूजर से बेहतर है। काइडो ने हिम्मत से कहा मेरे ईरोल तो तुम्हें नाश्ते में खाकर दोपहर से पहले निकाल देगा। रोइसी ने कहा बेकार धमकी मत दो, कोई मुझे मैच नहीं कर सकता और मेरे जैसा मेटल को मेल्ट नहीं कर सकता। ईरोल ने आखिर में इंटरप्ट किया एक की नाइट जरा सा भी मेल्टेड नहीं है। इंस्ट्रक्टर ने बताया कि नाइट मिथाइल से बना है जो इस दुनिया की सबसे मजबूत मेटल है, आसानी से नहीं टूटेगी। काइडो ने फिर से राइसी का मजाक उड़ाया। ईरोल को घूरते हुए बोला कि वो बहुत बेहतर करेगा। ईरोल ने काइडो की सर पर मारा और एरिना में गया। उसने रोइसी वाली स्किल यूज की जो देख के सब लोग हैरान हुआ। पर धमाका चमकदार नहीं था, बस छोटा सा आग का पिलर था जो देख के किसी को भी नहीं लगा कि ये कोई नुकसान कर सकता है। राइसी जोर जोर से हंसने लगा पर थोड़ी देर में उसकी हंसी रुक गया जब उसने देखा नाइट पिघल कर मेल्टेड धातु में बदल गया। रोइसी शॉक में कहा इरप्शन मैजिक मिथाइल को कभी भी पिघल नहीं सकती। ईरोल ने बताया कि उसने मैजिक का मॉडिफाइड वर्जन इस्तेमाल किया। उसने पूरी आग को एक छोटे पिलर में कंसंट्रेट किया जिससे इरप्शन मैजिक से भी ज्यादा तेज गर्मी बनी। उधर से निकल के ईरोल तुरंत ही ब्लू मैजिक एरिना में गया जहाँ नीली लड़की ने टारगेट पर हिट करके पास कर लिया है। वो ईरोल को देखकर हैरान हुई। ईरोल ने बिना देर करे आइजेट्स अटैक से नाइट को तोड़ दिया। फिर वो ग्रीन मैजिक एरिना की तरफ दौड़ा। इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट्स को डर से हिला दिया। एरिना के बाहर उसने हरी लड़की को देखा। उसने कहा कि उसने अभी तक रजिस्टर्ड नहीं किया क्योंकि उसे डर लग रहा है। ईरोल ने उसे हिम्मत दी, उसे रजिस्ट्रेशन करवाने और एरिना की तरफ ले गई। ये टेस्ट आसान था। बेसिक विंड स्पेल से सामने लगी हुई विंड मिल को घुमाना था। ईरोल ने अपने अंदाज में टॉर्नेडो बनाया जिसने विंड मिल को छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। इंस्ट्रक्टर ये देख के शॉक हो गया। हरी लड़की कॉलेज की बारी थी और वो फिर से घबरा रही थी। ईरोल ने उसे फिर से इनकरेज किया और वो पास हो गई। इसके बाद ईरोल ने आसानी से लाइट मैजिक स्कूल और येलो मैजिक स्कूल का एग्जाम भी पास कर लिया। फिर डार्क स्कूल मैजिक की तरफ बढ़ा। ये स्कूल बाहर से अबंडेड था, उसके अंदर कोई भी नहीं था। तभी एक बॉक्स से अजीब आवाज आई। ईरोल इंस्पेक्ट करने ही वाला था तभी एक औरत रोते हुए आई और कही मेरी पेट खो गई है, तुमने देखा है? ईरोल ने कहा कि बॉक्स के अंदर कुछ है। औरत ने तुरंत ही बॉक्स को तोड़ दिया और उसके अंदर से टोट जैसा कुछ अजीब जानवर निकला। औरत ने खुश हुई और कही चिमिरा मैंने इसको खुद बनाया है, क्यूट है ना? ईरोल से मुस्कुरा सका। अचानक एक स्केलेटन ने उसे पीछे से डराया। ईरोल की इंस्ट्रक्टर जागी और उसने अपनी विंड की एक ही बार में स्केलेटन की सर को काट दिया। स्केलेटन ने सर पकड़ने के लिए दौड़ा। तभी ईरोल ने पूछा क्या तुम अनडेड मॉन्स्टर हो? स्केलेटन ने कहा मैं एक खूबसूरत ऑफिस क्लर्क हूँ और अपना नाम लाडा बताया। ईरोल ने एग्जामिनेशन हॉल की पता पूछा। लाडा ने बताया कि डार्क मैजिक स्कूल सबके लिए खुला है क्योंकि यहाँ ज्यादा स्टूडेंट नहीं आते। इस तरह से ईरोल ने 6 की 6 स्कूल में एंट्री ले ली। रजिस्ट्रेशन के बाद ईरोल बाहर निकला। काइडो, ब्लू गर्ल कुबा और ग्रीन गर्ल कालेट ने उसे घेर लिया। वो लोग बहस करने लगे कि ईरोल उनके स्कूल में होगा क्योंकि उसने उनके एग्जाम दिया है। ईरोल ने उन्हें शॉक किया, उसने से एग्जाम पास कर लिया है और अब वो हर मैजिक एफिनिटी सीखेगा। तीनों हैरान ईरोल को सब स्कूल से आईडी कैसे मिली। ईरोल ने सोचा कि शायद स्कूल आपस में बात नहीं करते इसीलिए ऐसा सिचुएशन हो गया है। एग्जाम और पेपर वर्क तो हो गया पर एक प्रॉब्लम थी। ईरोल को क्लास शेड्यूल ओवरलैप होने की चिंता थी। काइडो ने चिल्लाया मैंने तुम्हें पहले वार्न किया था। तभी ईरोल ने कहा हर कोर्स में से 20% अटेंडेंस चाहिए। कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। अगर फाइनल एग्जाम में मैं अच्छा स्कोर किया तो टीचर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉलेज ने बताया बिना नोट लिए एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे क्योंकि टीचर्स लेक्चर में नया इन्फॉर्मेशन देता है। ईरोल उनसे नोट मांगेगा। सब उसको खुशी से देने के लिए तैयार था। उन्होंने पूछा बाकी 3 स्कूल ब्लैक, येलो, व्हाइट का किया? ईरोल ने कहा ब्लैक स्कूल में कोई फिक्स्ड शेड्यूल नहीं है, ज्यादातर सेल्फ स्टडी करवाता है। अब सिर्फ येलो और व्हाइट बचा। अगर मैं उन पर ज्यादा
ज्यादा फोकस करूँ तो 6 स्कूल के एग्जाम पास कर सकता हूँ। काइडो इरोल की एम्बिशन के साथ था, पर कुबा ने कॉलेज को साइड ले जाकर पूछा क्या इरोल ये पागल काम सच में कर सकता है। ज्यादातर स्टूडेंट 2 स्कूल भी मैनेज नहीं कर पाते। इरोल ने काइडो के साथ रेड स्कूल जाने का फैसला किया। रोइस भी वहाँ था, तभी वो होश में आया और इरोल को घूरा, पर इरोल ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। रोइसी गुस्से में कहा एग्जाम में जो हुआ वो बस तुक्का था, मेरे जैसा मेज को मामूली स्पेल कास्टर हरा नहीं सकता। इरोल ने कहा मैं स्पेल कास्टर नहीं हूँ। रोइसी ने गलत समझा, उसने सोचने लगा कि इरोल भी उसके जैसा मेज है, पर इरोल ने खुद ही मना कर दिया। रोइसी शॉक्ड हो गया, उसने इमेजिन किया कि इरोल आर्ट्स मेज होगा, पर इरोल ने उसे भी मना कर दिया। टीचर आए, रोइसी तुरंत ही इरोल की क्लास के बारे में पूछा। टीचर ने रजिस्टर चेक किया और बताया कि इरोल क्लासलेस है। ये सुनकर रोइसी का एग्जिस्टेंस हिल गया। टीचर ने लेक्चर शुरू किया। काइडो को मैजिक स्क्रिप्ट समझने में मुश्किल हो रही थी, पर इरोल के लिए बिल्कुल बेसिक था। उसने सोचा ये सब यहाँ के ऊपर आ रहा है। टीचर ने जवाब दिया ज्यादातर स्टूडेंट को मैजिक स्क्रिप्ट का ग्रामर नहीं आता, जो इस पे इफेक्टिवली कास्ट करने के लिए जरूरी है। उसने मैजिक स्क्रिप्ट में माहिर होने का फायदा बताया। एडवांस लेवल पर मोनोटोन को रीअरेंज करके और भी ज्यादा ताकतवर बन सकता है। काइडो ने बताया यही चीज तो इरोल ने की थी। वो हैरान था कि ये हाई लेवल टेक्निक है, क्योंकि उसने अपनी फादर को हमेशा ये करते हुए देखा है। फिर ग्रीन स्कूल में इरोल कॉलेज को बताया अब तक किसी क्लास में नया कुछ भी नहीं सीखा, पर ग्रीन स्कूल से उम्मीद है, क्योंकि सबसे पहले फ्लाइंग मैजिक सिखाएंगे। कॉलेज हैरान होकर कही आप जैसे जीनियस को उन्नत आता ही होगा। इरोल ने कहा मेरे फादर को ऊंचाई से डर लगता है, इसीलिए ये एक ही चीज थी जो वो मुझे सिखा नहीं पाया। टीचर ने क्लास शुरू की। सबको हवा की अपवर्ड करंट पर सवार होने और हाथ फैलाकर बैलेंस करने की इमेजिन करने का ही। इरोल को एहसास हुआ कि टीचर सोच रही होगी सब स्टूडेंट को फ्लाइंग मैजिक पहले से आता है, पर वो बिल्कुल अनजान था। कॉलेज हवा में उड़ना शुरू कर देती है, पर खुशी में बैलेंस खो देती है और जमीन पर आके गिरती है। दूसरे स्टूडेंट्स उस पर हंस दी, पर कॉलेज ने आराम से झटका दिया। हेटर्स उसकी जोश को खत्म नहीं कर सकते। वो फिर से प्रैक्टिस करने लगी। इरोल उसकी हिम्मत से इंस्पायर्ड हुआ। वो ऊपरी एयर करंट की कल्पना नहीं कर पाया, इसीलिए उसने अपनी पैरों के पास टॉर्नेडो बनाया ताकि उसे ऊपर धकेल सके। टॉर्नेडो ने उससे बहुत ऊपर तक धकेला और वो धड़ाम करके आके जमीन पर गिरा और उधर एक बड़ा गड्ढा बन गया। कॉलेज शॉक्ड हुई और उसने इरोल को खड़ा किया। तभी हारो बालो वाला घमंडी लड़का आया और उन्हें लूजर बोलकर मजाक उड़ाया। उसने दिखाया कि कैसे करता है, आसानी से हवा में टेकअप करके और खूबसूरती से उड़कर दिखाया। कॉलेज इम्प्रेस थी। लड़के ने कहा कि उसने आज तक से फ्लाई मैजिक का प्रैक्टिस किया है और वो हार रेस जीता है। इरोल ने पूछा कि कौन सी रेस। कॉलेज ने बताया कि लोग फ्लाई मैजिक का इस्तेमाल करके रेस करता है। इरोल को इंटरेस्टेड लगा। उसने रेस में हिस्सा लेने का ऐलान किया। घमंडी लड़के ने कहा कि उसे उड़ना भी नहीं आता और इरोल ने जवाब दिया कि मैं प्रैक्टिस से सीख जाऊंगा। लड़के ने टीचर से अगली रेस के बारे में पूछा और इरोल से कहा तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि 2 महीने बाद ही रेस है। लोगों को ठीक से उड़ना सीखने में कम से कम 6 महीना लगता है। वो चला गया। कॉलेज ने कहा कि इरोल अगले साल रेस में हिस्सा ले सकता है, पर इरोल ने 2 महीने में जीतने का प्लान बनाना शुरू कर दिया था। कुछ दिन बाद काइडो, कुबा और कॉलेज रात को स्कूल में आए, क्योंकि कॉलेज कुछ भूल गई थी। काइडो ने कहा तुम मुझे क्यों बुलाया, तुम दोनों खुद भी कर सकती थी। कुबा ने कहा रूमर्स नहीं सुनी, हमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए। काइडो ने कोई रूमर्स नहीं सुनी थी। कुबा ने कहा तुम क्या पत्थर के नीचे रहते हो। रात को स्कूल में एक घोस्ट उड़ता हुआ नजर आता है। काइडो डर गया, क्योंकि उसे सुपरनेचुरल चीजों से डर लगता है। कुबा उसे छेड़ने लगी। कॉलेडो ने शांत करने की कोशिश की, तभी एक धुंधला फिगर उड़ता हुआ काइडो की तरफ आए। कुबा और काइडो घबरा गए। उसी घोस्ट बंदे ने खिड़की खोली और कॉलेज की मुंह को बंद कर दिया। सब डर गया। काइडो हमला करने को तैयार था अगर उसने उनका दोस्त को नहीं छोड़ा तो, मगर इरोल निकला जो फ्लाइंग मैजिक का प्रैक्टिस कर रहा था। उसके दोस्त शॉक हो गई। इरोल ही वो रूमर वाला घोस्ट था। उन्होंने कहा कि उसे रात में रेस्ट करना चाहिए। इरोल ने कहा कि मैं बहुत सोता हूँ, मैं खिड़की तक पहुँचने से पहले तक सोता हुआ था। उसके दोस्त समझ नहीं पाया तो इरोल ने समझाया उसने अपनी बॉडी को ट्रेन किया है कि वो सोते हुए भी स्पेल का प्रैक्टिस कर सकता है, क्योंकि आराम करते हुए कुछ भी नहीं करना उसके लिए वेस्ट ऑफ टाइम है। दोस्तों को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने उसे ऐसा पागल काम करने से मना किया, पर उसके जोश से खुद भी मोटिवेट हुई। काइडो और दूसरे ड्रॉम चले गई, पर इरोल जाग रहा था, इसीलिए उसने अपनी टाइम को अच्छे से प्रैक्टिस करने का सोचा। वो तुरंत ब्लैक मैजिक स्कूल गया। लाडा उसे देखकर बहुत खुश हुई। इरोल ने लाइब्रेरी में जाने का परमिशन मांगा। लाडा ने पूछा कौन सी बुक पढ़ना है। इरोल ने कहा मैं सारी बुक पढ़ूंगा, क्योंकि उनमें बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन होता है। लाडा ने हैरान होकर कहा ज्यादातर लोग तो ब्लैक मैजिक बुक का नाम सुनकर ही डर जाता है। अगले दिन रेड स्कूल में इरोल ने टीचर की स्पेल फॉर्मूला लिखने में गलती पकड़ी। काइडो इम्प्रेस्ड हुआ। इरोल ने बताया कि वो स्किल इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसीलिए उसे स्पेल याद रखना पड़ता है, क्योंकि स्पेल बहुत लंबा होता है। उसने उन्हें छोटा कर दिया है ताकि याद रखना आसान हो।
टीचर बोल्डी ने सुना और जानना चाहा कि इरोल कैसे स्पेल को छोटा करता है। उसने इरोल को ब्लैक बोर्ड पर आकर क्लास को दिखाने को कहा। इरोल ने स्पेल को लगभग आधा छोटा कर दिया। बाल्डी इम्प्रेस्ड हुआ और कहा, थ्योरी के लिए इसका रिजल्ट वही होना चाहिए, पर इसमें कोई सुरक्षा नहीं है। अगर कास्टर माना को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाया तो धमाका हो सकता है। इरोल ने जवाब दिया, डिवाइन प्रोटेक्शनों से जानलेवा चोटों से बचा सकता है और मैं धमाके की दर्द के लिए तैयार हूँ। बोल्डी पूरी तरह से इम्प्रेस्ड हुआ और इरोल से पूछा कि क्या वो दूसरी गेट में जाने के लिए प्रमोशन एग्जाम देगा। रोइसी ने भी टेस्ट देने के लिए हाँ कही। बोल्डी ने दोनों को प्रमोशन दे दी। बोल्डी ने दोनों को टेस्ट जोन में ले गया जो एक नैरो कॉरिडोर था और आखिरी में मॉन्स्टर का पिंजरा था। उसने बताया रास्ते में मॉन्स्टर को पिंजरे से छोड़ दिया जाएगा और अगर वो नजदीक आने से पहले हरा देगा तो वो पास हो जाएगा। नर्वस होने के बावजूद रोइसी पहले गया। जैसे ही वो मिनोटोर को देखा वो थोड़ा घबरा गया। मिनोटोर फुल स्पीड में उसकी तरफ दौड़ा। रोइसी ने इरप्शन स्पेल छोड़ा मगर स्पेल निशाना चूक गया और रोइसी घबराने लगा। जैसे ही मिनोटोर नजदीक आया वो वही स्किल बार बार यूज करने लगा। इरोल ने देखा कि रोइसी इंट्रेंस एग्जाम से अभी मजबूत हो चुका है। बोल्डी एग्री किया पर कहा कि वो जो स्पेल का इस्तेमाल कर रहा है वो मूविंग टारगेट पर हमला करने के लिए सही नहीं है। मिनोटोर रोइसी पर हमला करने के लिए बिल्कुल नजदीक पहुंचा पर गायब हो गया। रोइसी हैरान हो गया। बोल्डी ओवर कॉन्फिडेंट लड़के को डरने में मजा ले रहा था। रोइसी बाहर आया और बहुत निराश था। टीचर ने कहा कि उसने अपनी क्लास के हिसाब से काफी अच्छा किया और भी बताया कि स्टूडेंट को आमतौर पर 2 साल तक पढ़ाई करनी पड़ती है तब वो प्रमोशन एग्जाम देता है। रोइसी ने एहसास किया कि टीचर ने उसे उसका लेवल बताने के लिए एग्जाम देने दिया। उसने शर्मिंदा से मेहनत करने का फैसला किया। टीचर खुश था कि उसका चल काम आई। वो इरोल की तरफ मुड़ा और कहा, अब तुम्हारी बारी। उसने इरोल को दूसरे रास्ते में जाने के लिए कहा जहाँ उससे भी मिनाटोर का सामना करना था। जैसे ही गेट खोले इरोल ने सोचा कि बाल्डी मजाक कर रहा है क्योंकि उसका ओपोनेंट नॉर्मल मिनाटोर जैसा नहीं लग रहा था। बाल्डी भी कॉन्फ्यूज था। तब एक दूसरा मैच दौड़ता हुआ आया और कहा, गलती से इरोल के रास्ते में नॉर्मल की जगह सुपीरियर मिनोटोर आ गया है। उसने बाल्डी को तुरंत ही टेस्ट रोकने की मिन्नत की मगर इरोल ने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। उसने 2 फ्लेम स्पेयर बनाए और मॉन्स्टर की पैरों पे मारा पर मिनाटोर आसानी से कूद गया। बाल्डी ने सोचा कि इरोल सुपीरियर मिनोटोर का सामना करने के लिए काफी ताकतवर नहीं है। उसने इरोल को तुरंत बाहर निकालने के लिए कहा क्योंकि टेलीपोर्टेशन ट्रैप शायद मॉन्स्टर को रोक ना पाए। इरोल ने कहा, मैं हरा सकता हूँ। बाल्डी ने कहा वो हर हमले को डॉज करेगा। तब इरोल फिर से कहा उसे वही हमले को डॉज कर सकता है जो उसे दिखता है और तभी उसका फ्लेम स्पेयर्स ने अपनी दिशा बदल दी। उन्होंने सुपीरियर मिनोटोर की पैरों पर पीछे से हमला किया जिससे वो गिर गया। इरोल ने इरप्शन स्पेल से उसे खत्म कर दिया। मॉन्स्टर का कोई निशान भी नहीं छोड़ा। बाल्डी को यकीन नहीं हुआ और कहा, सुपीरियर मिनोटोर तो दूसरी गेट की इलाइट स्टूडेंट को प्रमोशन एग्जाम में इस्तेमाल होता है। इरोल ने उनकी लेवल की स्किल दिखाई। उसने सोचा कि इतना टैलेंट वाला क्लासलेस नहीं हो सकता। असेसमेंट में गलती हुआ है। तभी इरोल टेस्ट एरिया से बाहर आए और पूछा, क्या मैं पास हो गया? बाल्डी ने कहा, तुमने टेस्ट में सबसे अच्छा किया। कल से तुम दूसरी गेट की क्लास अटेंड कर सकते हो। उसी दिन काइडो ने प्राउड से लड़कियों को इरोल की सफलता के बारे में बताया। लड़कियों ने पूछा वो इतना प्राउड क्यों हो रहा है। काइडो ने कहा, इरोल मेरा गुरु है तो मुझे उसकी ताकत पर प्राउड तो होना चाहिए। इरोल थोड़ा सा निराश था क्योंकि वो सिर्फ एक ही स्कूल में प्रमोशन एग्जाम लेने से खुश नहीं था। वो सारे स्कूल में एग्जाम देकर दूसरी गेट में जाना चाहता है। दोस्तों को शौक लगा पर उन्हें यही उम्मीद थी। अगली सुबह इरोल ने बिना टाइम खोटी किए ब्लू क्लास टीचर हांग को पकड़ा और प्रमोशन एग्जाम देने को कहा। टीचर को इरोल की एबिलिटी पर यकीन नहीं था। उसने कहा कि ये साल में एक बार होता है, तब अप्लाई कर लेना। इरोल ने आसानी से हार नहीं मानी। उसने टीचर को रिकमेंडेशन सिस्टम के बारे में बताया। अगर वो रिकमेंड करे तो अभी एग्जाम दे सकता है। टीचर ने एग्री किया, हाँ ये नियम है पर वो सिर्फ एक्सपेक्टेशनल स्टूडेंट के लिए यूज होता है जो लाखों में एक है। इरोल ने कहा, एक बार मेरी मैजिक देख लो फिर फैसला कर लेना। टीचर ने शाई बार कर कहा, अगर तुम रेगुलरली क्लास अटेंड करोगे तो मैं तुम्हारी मैजिक देखूंगी और डिसाइड करूंगी कि तुम वर्दी हो कि नहीं। इरोल ने मुंह बना के कहा, इस बेकार क्लास को अटेंड करना मेरे लिए सबसे बुरी चीज है। टीचर गुस्से में लाल होके कही, क्या तुम्हें लगता है मेरी क्लास बेकार है? इरोल ने जवाब दिया, आपकी क्लास बेसिक मैजिक सीखने वालों स्टूडेंट के लिए सही हो सकता है पर मेरे लिए वो बोरिंग और रिपीट होती है। टीचर का चेहरा फिर से गुस्से से लाल हो गई और कही, मैं फैसला करूंगी कि तुम्हारा मैजिक बेसिक है या नहीं। इरोल का गुस्सा दिलाने का फैसला सक्सेसफुल हुआ। वो खुश था कि उसे एग्जाम के बाद एडवांस मैजिक सीखने को मिलेगा। इंस्ट्रक्टर हांग ने इरोल को एरिना में ले गया। कूफा ऊपर से चिंतित थी। उसने पूछा इरोल ने क्यों हांग ने टीचर को गुस्सा दिलाया। वो तो आर्ट्स में बनने से सिर्फ एक कदम दूर है। इरोल को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो हिम्मत से एरिना में खड़ा रहा। हांगले ने कहा, रूल्स आसान है, फिजिकल अटैक अलाउ नहीं है। अगर तुम मॉक बैटल जीत जाओगे तो मैं तुम्हें प्रमोशन एग्जाम लेने दूंगी। इरोल ने सिर्फ हामी भरी। मुझे लगता है कि मेरे पास जीतने का अच्छा मौका है। टीचर और गुस्से में कहा, तुम इतना ओवर कॉन्फिडेंस कैसे हो सकते हो कोई आर्ट्स में इसके सामने। उसने एरिना में फैसला करने का सोचा। बैटल शुरू हुआ। हांगले ने आइस स्टॉर्म छोड़ा। इरोल ने चारों तरफ बर्फ का दीवार बना दिया। हवा इतना ठंडा था कि गुफा को भी सांस
सांस लेने के लिए मुश्किल हो रहा था। उसने गॉड से इरोल की बचने की दुआ की। जब हवा शांत हुई, इरोल पूरी तरह से बड़ा बन चुका था। हांगले ने मुस्कुरा के कहा, बाकी सब की तरह ये भी से बोलने में अच्छा है। उसने कूफा को सिखाया, मग बोतल के अंदर हमेशा मजबूत स्पेल से शुरू करो ताकि ओपोनेंट को हैरान कर सको और लड़ाई जल्दी खत्म हो। इससे पहले कि वो जीत का जश्न मनाती, बर्फ टूटने लगी। इरोल ने आइस में 5 से मारा। हांगले को एहसास हुआ कि इरोल ने इतने जल्दी से मैजिक कास्ट किया था कि उसने अपनी चारों तरफ आइस की शील्ड बना लिया, जिससे वो हमले से बच गया। उसने इरोल की तेज दिमाग की तारीफ की पर कहा, ये तुम्हें जीतने के लिए काफी नहीं होगा। इरोल ने कहा, पता तभी चलेगा जब कोशिश करूंगा, और उसने आइस का टुकड़ा बनाया। हांगले इम्प्रेस नहीं हुआ। आइस की टुकड़े तो बिगिनर का बेसिक मैजिक है, पर कूफा को उस देख के शॉक हो गई। इरोल ने आइस की टुकड़े की संख्या को डबल कर दी। हांगले मुस्कुराई, नए स्टूडेंट के लिए बुरा नहीं है, पर मुझे परेशानी देने के लिए काफी नहीं है। आइस वॉल से बचने की जगह उसने अपनी आइस की टुकड़े से जवाब दी। बर्फ की टुकड़े हवा में टकराकर फट गया। इरोल ने सोचा कि उससे टीचर से यही उम्मीद करना चाहिए था, और उसने उसे हल्के में ले लिया। हांगले को अचानक याद आया कि इरोल ने एंट्रेंस एग्जाम में सबसे अच्छा स्कोर किया था। उसने सोचा कि आइस की टुकड़े इरोल का मेन स्पेल होगा, पर वो उस पर काम नहीं करेगा क्योंकि ये उसके अभी मेन स्पेल है। इरोल ने हाँ नहीं की और कहा, टेस्ट के बिना पता नहीं चलेगा। इरोल ने तैयारी की। इस बार उसने डबल की मात्रा में आइस के टुकड़े बनाया। हांगले मुस्कुराई और वही संख्या में टुकड़े बनाया। फिर कहा, मैं जब चाहूँ ऐसा हजारों बना सकता हूँ। कूफा को यकीन नहीं हो रहा था कि ये दोनों किस लेवल पर लड़ रहा है। इरोल रुका नहीं। उसने अचानक हांगले की ध्यान को भटकाया और भी से 100 आइस के टुकड़े बनाया। उसे पूरी तरह से घेर लिया। हांगले हैरान होकर कहा, टुकड़े को मल्टीप्लाई करना आसान है, पर दिशा बदलने के लिए कॉम्प्लेक्स स्पेल कास्टिंग चाहिए। उसने रियलाइज किया कि उसके टुकड़े उसे बचा नहीं सकते। उसने आइस वॉल बनाकर हमले से खुद को बचाया। वो कॉन्फ्यूज था। इरोल की आइस की टुकड़े की ताकत ऐसा ही था, जबकि मल्टीप्लाई होने पर पावर कम होना चाहिए था। उसने एक चाल चला क्योंकि वो जानता था कि इरोल आइस वॉल को तोड़ नहीं सकता। उसने माना बचाया और इरोल का माना खत्म होने का इंतजार किया ताकि आखिरी मजबूत हमला से उसे खत्म कर सके। इससे पहले कि हांगले अपने आखिरी स्पेल कास्ट करे, इरोल ने अपनी आखिरी स्पेल यूज करने का फैसला किया। हांगले हैरानी से कहा, इरोल उसकी आइस की मोटी वॉल को तोड़ नहीं सकता और उसके पास काफी माना नहीं होना चाहिए। मगर इरोल ने सब प्लान किया था। अब हांगले अपनी वॉल के अंदर ट्रैप हो चुकी है। इरोल ने ऊपर एक बड़ी आइस स्पेयर बनाई और उसके ऊपर मारा। हांगले घबराई और आइस शील्ड यूज किया, पर वो स्पेयर को पूरी तरह से ब्लॉक नहीं कर पाया। स्पेयर ने शील्ड को तोड़ दिया और हांगले को जाके लगा। इरोल ने कहा, उन्हें हराना बहुत मुश्किल था। कूफा शॉक्ड हुआ। एक स्टूडेंट ने एकेडमी के टीचर को हरा दिया। उसके बाद इरोल तीनों से बाहर मिला। कूफा ने दूसरे को बताया। हांगले ने प्रमोशन एग्जाम लिए बिना इरोल को प्रमोट कर दिया। काइडो चीयर करने लगा, पर इरोल रुका नहीं। उसने तुरंत कॉलेट और गिन स्कूल की तरफ ध्यान दिया। कॉलेट उसके साथ गिन स्कूल टीचर से मिली। इरोल ने प्रमोशन एग्जाम देने की इजाजत मांगी। टीचर ने मना किया। जब होंगे तब कोशिश करने के लिए कहा। इरोल ने शिकायत की कि रिकमेंडेशन से हो सकता है और मैजिक दिखाने को कहा। टीचर ने मना की। दूसरे स्कूल में अपने नियम होंगे, पर शेड्यूल से बाहर प्रमोशन एग्जाम अलाउ नहीं है। इरोल ने शिकायत की कि कोई रास्ता तो होगा टाइम से पहले एग्जाम देने का। टीचर ने परेशान होकर जवाब दिया, सिर्फ हेडमास्टर ही तुम्हें एग्जाम देने का इजाजत दे सकता है। इरोल ने तुरंत हेडमास्टर से मिलने का प्लान बनाना शुरू किया, पर टीचर ने मना किया। हेडमास्टर बहुत बिजी है, टाइम खराब किया तो स्कूल से निकल सकता है। इरोल चांस नहीं छोड़ सकता। मगर कॉलेज ने बताया कि हेडमास्टर से मिलने का एक और रास्ता है, और फिर से कही कि फ्लाइंग रेस जल्दी होने वाली है। हर साल जीतने वाले को हेडमास्टर खुद अवार्ड देता है। इरोल ने सोचा, शानदार प्लान है। इस तरह वो हेडमास्टर को अपनी स्किल दिखा सकता है और प्रमोशन मांग सकता है। ग्रीन टीचर मुस्कुराई और कही, तुम बहुत आगे की सोच रही हो। रेस में 300 से ज्यादा पार्टिसिपेंट होंगे, जीतना आसान नहीं होगा। इरोल ने कहा, मैं रेस जरूर जीतूंगा। रेस के दिन आया, सब लाइन में था। कमेंटेटर ने हेडमास्टर का परिचय करवाया। उन्होंने सबको अच्छा गेम खेलने को कहा। मैच शुरू होने से पहले हारे वालों वाला लड़का इसका इरोल के पास आया और उसकी मजाक उड़ाते हुए कहा, यहाँ पे मजाक बनाने के लिए आए हो। लेकिन इरोल ने उसे पहचाना नहीं। इससे वो गुस्से में आ गया और कहा, मैं इसका ही हूँ, मैं दुनिया की सबसे तेज मेज बनूंगा। मैच शुरू हुआ। रेचर्स हवा में था, लोग टकरा कर गिर रहा था। अच्छे लोग आगे बढ़ रहा था। एक बंदा रॉकेट की तरह उड़ा, पर कंट्रोल नहीं था, दीवार से टकराया और डिस्क्वालीफाई हो गया। 15 लोग आगे था, जिसपे सीनियर बेस की जाने पहचानी चेहरा था। मगर एक प्रोफेसर ने देखा कि इनके अंदर दो नया चेहरा था। फर्स्ट ईयर का वो इरोल और स्काई था। स्काई शॉक्ड हुआ, इरोल उसके साथ कैसे था। इरोल ने कहा, सब बहुत धीरे चल रहा है। स्काई कंफ्यूज हो गया। इरोल ने फिर से कहा, ये लंबी रेस है, अगर पूरी रफ्तार से दौड़े तो आखिरी में थक जाएंगे। वो तेज रफ्तार से आगे बढ़ा। पहले मुश्किल मोड़ आया, जहाँ एक नैरो गेट से गुजर कर तेज लेफ्ट लेना था। कुछ रेसर्स आगे गए, पर टर्न नहीं ले पाए और पानी में गिर गए। स्काई ने अपनी स्ट्रैटेजी यूज की, बीच में रहा, जिससे उसे टर्न लेने की अच्छी जगह मिली। टर्न लेने के बाद वो मुस्कुराया और कहा, इरोल अब तक हो गया होगा, पर इरोल ही उसके साथ था। आगे निकलने वाला पिछले 4 साल का विनर डियोन सबसे आगे
था, मगर दो नए फास्ट ईयर उसके पीछे था। डियोन भी हैरान था, स्काई को रफ्तार से लड़ने में मुश्किल हो रहा था, पर वो रुका नहीं। मगर डियोन ने बताया कि वो अभी भी पूरी रफ्तार से चल नहीं रहा है। उसने रफ्तार बढ़ाया और आगे निकल गया। स्काई का मना खत्म होने लगा। वो पसीने से जोर लगा रहा था, पर कोई काम का नहीं, पूरा मना खत्म हो गया। योलो स्कूल का प्रोफेसर ने स्काई की मेहनत का तारीफ की, पर सबसे हैरान की बात योलो अभी भी डियोन के पास था। डियोन हैरान से कहा, कोई अभी भी उसकी रफ्तार का पीछा कर सकता है? उसने रफ्तार और भी बढ़ाया। योलो ने सोचा 2 महीने की ट्रेनिंग इस लड़की को हराने के लिए काफी नहीं है। उसने अपनी ट्रम्प कार्ड निकालने का फैसला किया। उसने अपनी पैरों के नीचे एयर पॉकेट बनाई और उन पर कूदना शुरू किया, जिससे उसे डियोन की रफ्तार से मिलने के लिए बूस्ट मिला। कमेंटेटर कंफ्यूज था, पर लाइट मैजिक इंस्ट्रक्टर ने शार्पर इंस्टिंक्ट से समझाया योलो मैजिक यूज कर रहा है। इंस्ट्रक्टर ने और भी कहा, उतनी ड्रिप पाने के लिए सुपर क्लास शॉटमैन जैसा पैरों की ताकत होना चाहिए। और यही बात कंफ्यूजिंग है, उन्हें पता नहीं कि योलो लेग डे कभी भी मिस नहीं करता और डियोन को तेज मुकाबला दे रहा था। तभी इंस्ट्रक्टर ने कहा, उन्हें जल्दी धीरे होना होगा, आखिरी मोड़ पर तेज टर्न लेना होगा, वरना गिर जाएगा। डियोन जानती थी कि धीरे होना जरूरी है, पर जो पहले धीरे होगा वो नुकसान में होगा। उसने अपनी स्पीड तब तक बरकरार रखी जब तक जरूरी था, फिर धीरे होने का फैसला किया, वरना टर्न नहीं ले पाती। योलो परवाह नहीं की, वो तेज कॉर्नर पर गई और एयर पॉकेट को घुमसे से मारा, जिससे तेज टर्न लिया। इस तरह से वो पहली पोजीशन पर फिनिश लाइन पार कर लिया और रेस जीत गया। डियोन दूसरे पर आई। डियोन हरकत करने की जगह हीरो से हाथ मिलाया, बधाई दी और फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं दी। थोड़ी देर बाद स्काई तीसरे नंबर पर आया, पर थककर गिर गया। हेडमास्टर ने योलो को मेडल और सर्टिफिकेट दिया। योलो ने मौके का फायदा उठाया और दूसरी ग्रेड में प्रमोशन मांगा। हेडमास्टर मुस्कुराई और कही, तुमने एग्जाम्पल स्टूडेंट होने का सबूत दिया है, तुम दूसरी ग्रेड में प्रमोट होने के लिए फ्री हो। इस तरह योलो ने रेड, ग्रीन और ब्लू स्कूल में प्रमोशन पार कर लिया। सिर्फ 3 स्कूल बाकी है। इसके बाद योलो ने हाथ स्कूल की तरफ ध्यान दिया और सीधा रिसेप्शन पर गया और रिसेप्शनिस्ट से पूछा, प्रमोशन पाने का सबसे तेज रास्ता क्या है? उसने सोचा और जवाब दिया, एनुअल असेंबली पे हिस्सा लेना और अपनी स्किल को दिखाना। योलो की आंखें चमक उठा और कहा, मेरे नाम लिख लो। रिसेप्शनिस्ट ने गंभीर होकर कही, ये मौका चला गया है, रजिस्ट्रेशन बंद हो चुका है। योलो को यकीन नहीं हुआ। वो कोई रास्ता निकालने के लिए बहुत सारे सवाल पूछने लगा, क्योंकि प्रमोशन के बिना उसे बेकार क्लासेस अटेंड करना पड़ेगा। वो मिन्नत करते रहा। रिसेप्शनिस्ट ने फॉर्मली कहा कि उसे जाने दे, उसके पास एडमिट करने का कोई रास्ता नहीं है। योलो एक मौका मांगा और प्रॉमिस किया कि वो असेंबली जाने के लिए कुछ भी करेगा। तभी पीछे से क्लम्बी टीचर ने उसे आवाज दी और सवाल किया, असेंबली में तुम इतना क्यों जाना चाहते हो? योलो ने जवाब दिया कि उसे प्रमोशन चाहिए। टीचर हंसा और बोला, अगर वो उसका रिसर्च असिस्टेंट बनेगा तो असेंबली में जा सकता है। योलो की आंखें चमक उठा और उसने तुरंत ही हाँ कर दिया और रिसेप्शनिस्ट की तरफ मुड़ा। रिसेप्शनिस्ट निराश होकर सारी लाके कहा, क्या तुम्हें जरा सा भी आइडिया है तुमने अपने आप को किस में फंसा लिया है? योलो कॉन्फ्यूज था। रिसेप्शनिस्ट ने आखिरी में राज खोला। वो आदमी प्रोफेसर रंग था, जो गोलेम कंट्रोल करने में सबसे माहिर था और असेंबली में उनका प्रदर्शन करना पसंद करता है, लेकिन दूसरे प्रोफेसर से अलग। वो अपनी गोलेम से बैटल भी करवाता था। योलो को इसमें कुछ गलत नहीं लगा। तभी रिसेप्शनिस्ट फिर से कही, गोलेम के ओपोनेंट दूसरे कोई गोलेम नहीं होते, कोई स्टूडेंट होता है जो रिसर्च असिस्टेंट बनता है। तभी योलो को एहसास हुआ कि उसे बलि का बाकरा बनाने के लिए फंसाया गया है। रिसेप्शनिस्ट ने पूछा कि आप भी तुमको रजिस्ट्रेशन करवाना है। हैरानी की बात, योलो पीछे नहीं हटा। वो अपने फैसले पर कायम रहा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गोलेम का सामना करना पड़ेगा, अगर असेंबली में जाने का यही एक रास्ता है तो मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। रिसेप्शनिस्ट शॉक हुआ, पर उसके पास रजिस्ट्रेशन करवाने के अलावा कोई चारा नहीं था। कुछ दिन बाद असेंबली का दिन आ गया। सब लोग अर्थ बाइंडिंग मैजिक से अपनी स्किल को दिखाने लगा। कुछ ने खूबसूरत हंस बनाए, कुछ ने कहानियों का सीन और कुछ बेवकूफ ने रेत का ढीला बनाया। प्रोफेसर राग का बारी आया। भीड़ में खामोशी फैल गया। लोग सोचने लगा कि उनका नया शिकार कौन होगा। कूफा ने ऑडियंस को बात करते हुए सुना, प्रोफेसर राग हर साल स्टूडेंट को टॉर्चर करता है और इस बार उसने एक नया फ्रेशमैन को ढूंढा है। कूफा डर गई और हीरो की सेफ्टी के लिए दुआ की। प्रोफेसर राग ने आंखें झपकते ही 3 बैटल गोलेम बनाया। ऑडियंस प्रभावित था। काइडो ने देखा कि ये गोलेम्स उनके गांव में दिखे गए गोलेम से अलग है। कूफा ने बताया कि ये बैटल गोलेम्स है। राग ने हीरो की तरफ मुड़ा और उसे अपना गोलेम निकालने के लिए कहा ताकि लड़ाई शुरू हो। हैरानी से हीरो ने अल्फा नाम का गोलेम को बुलाया। राग का गोलेम जो मिट्टी और धूल का था, उनके ऑपोजिट अल्फा पावर रेंजर लग रहा था। लोग एक्साइटेड था क्योंकि रूस में किसी खास तरीके का मिट्टी से गोलेम बनाना जरूरी नहीं था। हीरो ने समझाया उसने अपनी जर्नी के दौरान मिला हुआ मेटल से इस गोलेम को बनाया। उसे अल्केमी से आसार मोड़ दिया और फिर आर्ट मैजिक से कंट्रोल किया, तो ये पूरी तरीके से वैलिड गोलेम होना चाहिए। रेस हंसने लगा, मजाक बंद करो, तुम इतनी बड़ी फ्रेम को आर्ट मैजिक से कंट्रोल नहीं कर सकते हो। जरूर आर्मर के अंदर कोई इंसान छुपा होगा। उसने हेलमेट खिसका निकाला तो अंदर से अंधेरा था। हीरो ने हेलमेट वापस लगा दिया।
राग ने बताया कि मेटालिक लगने वाला पार्ट्स बहुत हल्का है, मजबूत नहीं होंगे। उसने माना कि ईरोल ने मेहनत की है पर उसकी क्रिएशन रेक के गोलेम के एक भी बार को सह नहीं पाएगा। ईरोल ने कहा बकवास बंद करो और शुरू करो। राग ने तुरंत अपने गोलेम को अटैक करने का ऑर्डर दिया। एक आर्थ गोलेम तेजी से कूदा और अल्फा के सार के ऊपर बांस मारा। उसे एक ही बार में लड़ाई खत्म करने की उम्मीद था, लेकिन अल्फा ने आसानी से उसकी पांच को एक हाथ से पकड़ लिया और अपनी जगह से थोड़ा सा भी नहीं हिला। और इतना ही काफी था राग की गोलेम को टूटकर बिखारने के लिए, जैसे कि वो मिट्टी का बर्तन हो। राग को यकीन नहीं हुआ, उसके गोलेम एकेडमी में सबसे मजबूत था और ईरोल की मामूली मेटालिक चीज उसे हरा नहीं सकता। उसने इससे लाख मानकर ताली दिया और कहा कि वो आपसे सीरियस होगा। उसने मैजिक से पहले वाले गोलेम को ठीक किया और सारे गोलेम्स को मैजिक से मजबूत किया। उसने सारे गोलेम्स को एक साथ अटैक करने के लिए ऑर्डर दिया। उसने हंसा, उसका सबसे बड़ा मजबूत पिलर बहुत ज्यादा माना रिजर्व है, जिससे वो एक ही साथ में कई सारे गोलेम्स को कंट्रोल कर सकता है। राग ने कहा अब 4 गोलेम एक साथ हमला करेगा। ईरोल को समझ भी नहीं आएगा कि पहले किसके साथ फाइट करे। जीत बाकी है मेरा। ईरोल आसानी से पीछे नहीं हटा। उसने सोचा कि मल्टीपल अटैक से आसानी से बचने का तरीका है शॉट ले आना। उसने अल्फा के लिए 2 शॉट बनाया। अल्फा ने पकड़ ली और हमला के लिए तैयार हो गया। राग को अभी तक यकीन था कि हथियार भी ईरोल को बचा नहीं सकता, पर सबको शॉक करके अल्फा ने तलवार के एक ही बारों से 4 गोलेम को तोड़ दिया। इससे न सिर्फ गोलेम टूटा, बल्कि राग की उम्मीद, सपने और कॉन्फिडेंस भी खत्म हो गया। राग ने कहा गोलेम इतनी तेजी से और स्वॉर्डमैन की खूबसूरती से मूव नहीं कर सकता। ईरोल ने कहा अगर नॉर्मल गोलेम होते तो तुम सही होते, पर मेरा गोलेम अलग बना है। ईरोल ने और भी बताया कि गोलेम की लाइट आर्मर उसे तेजी देता है और फ्लेक्सिबल जॉइंट उसे चुस्त दुरुस्त रखता है। बेसिक एल्केमिस्ट से आर्मर को जितना हो सके उतना हल्का बनाया जा सकता है, जिससे अर्थ मैजिक डबल मजबूत हो जाता है और माला काम इस्तेमाल करता है। राग को एहसास हुआ कि ईरोल सही कह रहा है, थ्योरी के लिए वो गलत नहीं है, पर उसने कभी खुद कोशिश नहीं किया था। ईरोल ने राग को उठाने में मदद की और कहा अब मैं प्रमोशन के लिए एलिजिबल हूँ। राग ने कहा असिस्टेंट प्रमोशन एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होते। ईरोल उसे मारने ही वाला था, तब राग ने आगे कहा अगर वो उसका गोलेम लाइब्रेटरी ज्वाइन करे तो वो खुद हेडमास्टर से व्यक्तिगत रूप से बात करेगा ताकि उसे ग्रेड स्किप करने की इजाजत मिल सके। ईरोल बहुत खुश नहीं था, पर वो मान गया क्योंकि आगे बढ़ने का यही एक रास्ता था। अगला एजेंडा लाइट मैजिक स्कूल का प्रमोशन पास करना। अच्छी बात उसे सीधा एग्जाम में शामिल होने का मौका मिला। वो एक पीआर टीचर से मिला जो लीगली ब्लाइंड थी, पर अपनी चारों तरफ की जिंदा चीजों की माना को देख सकता है। वो ईरोल की अनंत माना रिजर्व को देखकर हैरान हुआ, और सिर्फ यही नहीं, उसके अंदर अलग अलग एफिनिटी का मैजिक था जो टेक्निकली इम्पॉसिबल था, लेकिन वो किसी तरह उन्हें इक्विलिब्रियम स्टेट में रख रहा था। उसने इसे फाइनली इग्नोर करने का फैसला किया। वो उसे डंजन के अंदर एग्जाम साइट पे ले गया। नीचे जाते हुए उसने ईरोल को सावधान किया, ये दफनाने की जगह थी, इसीलिए 100 मोस्टर कहीं से भी आ सकता है। ईरोल ने तुरंत अपनी लाइट मैजिक निकाला ताकि रोशनी हो सके। टीचर ने वार्न की 100 मोस्टर झुंड बना के आता है ताकि लाइट मैजिक को बुझा सके। ईरोल ने चिंता न करने का कहा। जैसे ही 100 मोस्टर उनके तरफ आए, उसने होली रे मैजिक का इस्तेमाल करके उन्हें तोड़ दिया। वो एक के बाद एक मोस्टर को उड़ाता रहा, बिना चूके सबको मार दिया। आंधी औरत उसकी स्पेल की ताकत देखकर हैरान हुई। उसने ईरोल को माना बचाने की चेतावनी दी, वरना बाहर निकलने से पहले खत्म हो जाएगा। ईरोल ने कहा चिंता मत करो, मैंने सिर्फ 1% माना इस्तेमाल किया है। उसने पूछा एग्जामिनेशन एरिया कब आएगा। आंधी औरत ने आहली एग्जाम था ही मोस्टर को हराना जो है आते ही मिलेगा, और वो पास हो चुका है। ईरोल हैरान हुआ, एग्जाम इतना आसान था, पर उसने कॉम्प्लेन नहीं की। वो लोग वापस ऊपर जाने लगा। अचानक ईरोल को महसूस किया और पीछे लाइट मैजिक छोड़ा। एक 100 मोस्टर दिखा जो अच्छे कपड़े पहना था, एक क्लियरली बॉस था। आंधी औरत हैरान था, सिर्फ एडवांस क्लास 100 मोस्टर ही अपने ऑरा को छुपा सकता है, और इस फ्लोर पर एडवांस लेवल मोस्टर नहीं होना चाहिए। स्केलेटन अपना विलेनियस मोनोलॉग देने वाला था, पर ईरोल के पास इतना टाइम नहीं था। उसने होली रे स्पेल की बारिश कर दी। मोस्टर इरिटेट हो गया और कहा ऐसे मामूली लो क्लास स्पेल मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। ईरोल एग्री हुआ और एक एडवांस क्लास स्पेल होली कोर्स निकाल कर मोस्टर पर यूज किया। उसने एक ही बार से उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। ऊपर जाते हुए आंधी औरत ने ईरोल को समझा कि उसने एडवांस क्लास स्केलेटन को हराया है। ईरोल ने कहा कि वो नॉर्मल स्केलेटन से ज्यादा मजबूत नहीं था, बस वो बात कर सकता था। आंधी औरत ने आहली ईरोल प्रमोशन एग्जाम को पास कर लिया है और अगले ग्रेड में प्रमोट होगा। अगले स्टॉप डार्क मैजिक स्कूल। ईरोल को पता चला कि यह कोई प्रमोशन एग्जाम नहीं होता। उसे गुस्सा आया, पर वो बैठकर पढ़ने लगा। लाडा ने उसे छेड़ना चाहा, पर ईरोल ने उसे सर के ऊपर मारा। लाडा ने कहा यह भी प्रमोशन सिस्टम हुआ करता था, पर स्टूडेंट ज्यादा नहीं आते, इसलिए सिस्टम टूट गया। ईरोल ने निराश होकर आहली, तभी उसने स्पेल से लिखा हुआ एक बारी लकड़ी का गेट देखा। उसने पूछा कि वो कमरा किया है। लाडा ने बताया कि डार्क स्कूल दूसरी स्पेल से अलग है, ये लोगों की लाइफ फोर्स को चूस लेता है, इसीलिए वो अपनी मजबूत स्पेल को उस चेम्बर के अंदर ट्राई करता है ताकि घायल ना हो। ईरोल एक्साइटेड हुआ। उसने लाइब्रेरी से सबसे पुरानी किताब ली और कमरे के अंदर
स्पेल ट्राई करने के लिए चला गया। किताब पर ना कोई नाम था ना ऑथर की जानकारी। जैसे ही उसने किताब खोली माना की तेज लहर बाहर निकली और गायब हो गई। इरोल के एहसास हुआ कि कुछ मजबूत और ओमिनियस चीज किताब से बाहर आया है। उसका अंदाजा सही था। उसने हवा में एक डीमन को तैरते देखा। डीमन ने कहा, मैं इटर्निटी तक बुक में कैद था, तुमने खोली और मुझे आजाद किया। इरोल का शुक्रिया अदा किया। उसको अपना पहला शिकार बनाकर खून पीने का फैसला किया। इरोल ने तुरंत ही हमले को अपने वार्ड से रोक दिया। उसने डीमन को कहा कि ऐसे निकलना आसान नहीं होगा। उसने फायरबॉल स्पेल को मारा पर हैरानी की बात है वार्ड से कुछ भी नहीं निकला। डीमन ने हंसा और नीचे एक मैजिक सर्कल की तरफ इशारा किया जो उसने बनाया था। उसने इरोल को एंटी मैजिक बैरियर में फंसा लिया था। डीमन हंसते हुए कहा, अब इरोल कुछ भी नहीं कर सकता। पर इरोल ने डीमन को थप्पड़ मारने का फैसला किया। डीमन ने फिर से हंसने लगा। स्पेल कास्टर तो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत कमजोर होता है, लेकिन आखिर जब वक्त इरोल ने उसकी सार कलम कर दिया। डीमन शॉक्ड हुआ। एक मेज ने वार्ड से सार काट दिया। उसने अपनी सार को वापस लगाया। डीमन ने कहा, अगर तुम एक मैजिकल स्वॉर्डमैन भी हो तो भी मुझे हरा नहीं पाओगे। इरोल ने प्राउडली कहा, मैं ग्लासलेस हूँ, और उसने डीमन पर लगातार हमला करना शुरू कर दिया। शुरू में डीमन हंसा, उसके पास एंडलेस माना रिजर्व है, पर जल्दी उसका माना कम होने लगा और वो छोटा होता गया। जबकि इरोल हमला करना जारी रखा। आखिरी में वो रेयर का साइज का हो गया और इरोल से रुकने का भीख मांगने लगा, वरना वो गायब हो जाएगा। इरोल ने रुकने का फैसला किया, पर गुलामी का मोहर लगाकर डीमन को गुलाम बना लिया। आज के टाइम में गलत होता है, पर उस टाइम में ठीक था। डीमन को ये पसंद नहीं आया, पर जब भी वो शिकायत करता स्लेव सील की वजह से उसे फिल्म में से जलाया जाता। लाड़ा शोर सुनकर अंदर आया, पर वो शॉक्ड हुआ कि इरोल डीमन को कैद कर लिया है। इरोल ने डीमन का नाम माडी रखा और उसे अपने दोस्तों को दिखाया। 6 महीने बाद ग्रैंड फेस्टिवल आया। काइडो ने इरोल से पूछा, 6 स्कूल की लड़ाई में हिस्सा लोगे? वो बहस करने लगा कि इरोल किस स्कूल के लिए लड़ेगा। इरोल ने पूछा, क्या मैं सभी मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता? मॉडल ने बताया कि एक स्कूल का दूसरी स्कूल के खिलाफ कंपटीशन है, तुम्हें एक तरीके का मैजिक चुनना होगा। इरोल ने फैसला किया वो एक बार सभी हेडमास्टर से मिलेगा और तभी तय करेंगे कि इस कंपटीशन में कौन सा मैजिक इस्तेमाल करना है। पर यही पर ये वीडियो खत्म हो जाता है। फिर मिलेंगे किसी एक वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।